कोई भी जोड़ हो, अगर हम उसके आसपास की मसल्स को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करके स्ट्रेंथन कर देते हैं तो हमारे जॉइंट्स पे कम प्रेशर जाता है। रोबोट आपकी सर्जरी नहीं करता, सर्जरी आपकी सर्जन ही करता है। रोबोट सिर्फ हमारे सर्जन की सहायता करता है। हम आपकी हड्डी पे कुछ पॉइंट्स मार्क करते हैं जो कि रोबोट दूर से कैच करता है, उसको नेविगेशन सिस्टम अच्छा, ओके। तो जब आप हाथ से जब पहले ऑपरेशन होती थी, सर्जरी होती थी, तो लिगामेंट भी काटने पड़ते थे। हाँ, आपकी मसल्स थोड़ी सी काटनी पड़ती थी, लिगामेंट्स को रिलीज करना पड़ता था घुटने को बैलेंस करने के लिए। आने वाले 10 साल में हमारे जॉइंट्स का, हमारी हड्डियों का क्या हाल होने वाला है? यंग एज पे भी जो प्रॉब्लम्स पेशेंट्स को ओल्ड एज पे आनी चाहिए वो जल्दी एज पे आ रही है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं हमारे पास, उनको देखकर ही हमको इतना दुख लगता है कि 7 और 8 क्लास के बच्चे इतने सीवियर सर्वाइकल पेन के साथ आ रहे हैं, अपनी कमर झुका के काम कर रहे हैं, गर्दन झुका के काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली। तो लोअर बैक पे भी और सर्वाइकल पे दोनों जगह बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। और एक सही तरीका क्या है जिससे कि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है सिटिंग से, वो हमको ना हो? हमें ऐसे क्या काम करना चाहिए? तो ओवरवेट से हमारे जॉइंट पे, हमारे घुटनों पे क्या प्रभाव पड़ता है? वर्कआउट से पहले भी, वर्कआउट के बाद भी हमको स्ट्रेचिंग अपनी मसल्स की जरूर करनी है। स्मोकिंग और अल्कोहल स्मोकिंग बहुत ज्यादा हमारी मसल्स को, हड्डियों को कमजोर करती है। मोटा वॉलेट रख रहे हैं और कंटिन्यूसली आपका बैठने का काम है तो वो प्रेशर पड़ते पड़ते कभी कभी नर्व को इरिटेट कर देता है। विटामिन B12 का भी कुछ बहुत असर पड़ता है। अगर इंजरीज में इंसान खेल रहा है तो उसके लिए आगे जाके कितना खतरनाक साबित हो सकता है? अभी तक मेडिकल साइंस ऐसे नहीं आई है कि जो हमारे जॉइंट कार्टिलेज को दोबारा बना सके। जब आपकी उम्र बढ़ती है तो क्या होता है? आपका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। जब आप 50 या 60 साल के होने लगते हैं तो आपको लगता है कि अब शरीर कमज़ोर हो गया है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 60 साल से ज़्यादा के हैं, वो 105 किलो तक का वेट उठा सकते हैं। मैं वेट लिफ्टर मम्मी की बात कर रहा हूँ। और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो 70-80 साल की उम्र में रेस लगाते हैं, पैदल चलते हैं। आखिर क्या ऐसा है कि हम जैसे अधिकतर लोग उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है वो कमज़ोर होने लगती है, हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उसी उम्र में अपना जीवन अच्छे से जीते हैं। आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी बोन हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपके जॉइंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो स्पोर्ट्स खेलते हैं। क्योंकि स्पोर्ट्स में जो आपको इंजरी होती है उसको किस तरीके से टैकल करना है, कैसे उस प्रॉब्लम को कंट्रोल करना है, आज के इस पॉडकास्ट में हम उन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। और इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर सक्षम मित्तल जी, जो कि एक जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट है, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर सक्षम मित्तल जी का इन हेल्दी पॉडकास्ट। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? मैं एकदम बढ़िया सर। सर ये बताइए कि सीधा पॉइंट पे बात करते हैं, और अधिकतर इंडिया की जो बातें करते हैं कि अक्सर अधिकतर लोग जो है अपनी बोन को लेकर के, अपनी हड्डियों को लेकर के बहुत ज़्यादा पेन में रहते हैं, अपने जॉइंट्स को लेकर पेन में रहते हैं, लेकिन फिर भी सबको लगता है कि सब ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा क्यों है? देखो, ऐसा है ना कि आजकल आप ये तो जागरूकता बढ़ गई है कोविड के बाद कि पेशेंट्स अपना हेल्थ चेकअप जो ब्लड टेस्ट से हो सकता है, जैसे लिवर टेस्ट कराना, किडनी टेस्ट कराना, वो बहुत आम तरीके से रूटीन में कराते भी हैं लोग। ठीक है। लेकिन बहुत अक्सर पेशेंट अपनी बोन हेल्थ को निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत पेन में एडजस्ट कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ हमारे अपने देसी नुस्खे से वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर तक काफ़ी लेट पहुंचते हैं जब उनकी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती हैं। तो हम इस पॉडकास्ट के थ्रू यही हम क्लियर करना चाहेंगे कि कब हमको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्या अर्ली साइंस है जिसमें हमारी प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, या धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम उस स्टेज तक भी ना जाएँ कि जब हम उसको बहुत ज़्यादा हमको सर्जरी करा के उसको ठीक करना पड़े। हम कोशिश करेंगे कि हम क्या घर पे ही चीज़ें कर सकते हैं और क्या अर्ली साइंस है उन बीमारियों को पकड़ने का। ओके, एक शॉकिंग फैक्ट से शुरुआत करते हैं। और लगभग 60 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं, लगभग 50% के लोग जो है उनको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, ये सही है कि गलत है? देखो, डेफिनेटली 50% जो आपने डाटा दिया उनको नी पेन रहता है जी पेशेंट्स को, लेकिन सबको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है ना। अराउंड अगर हम देखें 60 के ऊपर, जब हमारे फीमेल्स में स्पेशली ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाता है, या लोग इनएक्टिव रहते हैं, उम्र के साथ धीरे धीरे डिजनरेशन होकर जो जॉइंट्स के अंदर ग्रीसिंग होती है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, वो घिसना शुरू हो जाता है और पेशेंट्स को दर्द होना शुरू हो जाता है। ज्यादा दर्द स्टार्टिंग में उनको सीढ़ियां चढ़ने उतरने में होगा, नीचे बैठ के उठने में होगा। जब अर्थराइटिस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो उनको चलने में भी तकलीफ होनी शुरू होगी। तो जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, अगर हमारे पास 10 पेशेंट आ रहे हैं जिनको नी पेन के साथ आ रहे हैं, तो उनमें से सिर्फ 1 या 2 को ही नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है। ओके, ठीक है। नी रिप्लेसमेंट तब हमको करना है जब दर्द की वजह से उनकी आम एक्टिविटीज जो वो डेली रूटीन में करते हैं वो
वो भी अफेक्ट होने लगे, या एक्सरसाइजेस से, बाकी मेडिसिन से नहीं इलाज हो रहा, लास्ट ऑप्शन हमारे पास सर्जरी है। उससे पहले हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जिससे सर्जरी को हम डिले कर सकें और उनको वैसे ही पेन में रिलीफ मिल सके। वैसे क्या क्या चीज़ हो सकती है? सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस, जो सबसे ज्यादा पेशेंट निगलेक्ट करते हैं। हाँ, ठीक है, हमारी अगर हम कोई भी जोड़ हो, अगर हम उसके आसपास की मसल्स को बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करके स्ट्रेंथन कर देते हैं तो हमारे जॉइंट्स पे कम प्रेशर जाता है। तो जो हमारी मसल्स हैं वो लोड झेल लेती हैं, हमारे जॉइंट्स पे कम प्रेशर जाता है, तो उससे आराम मिलता है। दूसरा, वजन कम करके। जब पेशेंट्स का वजन ज्यादा रहता है, जब वो चलते हैं या सीढ़ियां चढ़ते उतरते हैं, तो वजन ज्यादा पड़ता है जॉइंट्स पे, वो जो हमारी कार्टिलेज है और जल्दी जल्दी घिसती है। तो अगर एक पेशेंट अपना 10% वजन भी कम कर ले तो उसको बहुत ज्यादा अराउंड 40% 50% पेन में रिलीफ फील होने लगेगा। ठीक है। तीसरा, थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे जिन जिन एक्टिविटीज से हमारे नीज पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है वो एक्टिविटीज हम थोड़ा अवॉइड करें। जैसे ज्यादा सीढ़ी ना चढ़ें, चौकड़ी मार के ज्यादा देर ना बैठे नीचे, आप उठक बैठक स्क्वाट्स ना करें ज्यादा, ये सब एक्टिविटीज अवॉइड करके दूसरी तरीके से एक्सरसाइजेस कर लें। ओके, नाइस। अच्छा सर, एक बात बताइए, जब आप जैसे आपने बोला कि जो सर्जरी की जरूरत होती है, जब सर्जरी की बात आती है, रोबोटिक सर्जरी उसमें आती है, ठीक है, और अक्सर कुछ फैमिलीज होती है, कुछ लोग होते हैं, उनसे बोलते हैं कि आपकी सर्जरी होगी, रोबोटिक सर्जरी होगी, उनका रिएक्शन क्या होता है? उनको दिमाग में क्या ये आता है कि हाँ, क्या रोबोट हमारी सर्जरी करेगा, आप नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अच्छा। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि सर कैसे होगा, उनको प्रोसेस नहीं पता होता। जब तक हम उनको एजुकेट नहीं करते, पेशेंट्स को नहीं समझ आ रहा, तो उनको लगता है कि रोबोट कोई सर्जरी करेगा और उससे गड़बड़ होने का ज्यादा चांस है। हाँ, राइट, है ना। देखो, रोबोट से क्या हुआ है कि डेफिनेटली बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है हमारी सर्जरीज में। सर्जरीज की प्रिसीजन और ज्यादा अच्छी हो गई है रोबोट से। रोबोट आपकी सर्जरी नहीं करता, सर्जरी आपकी सर्जन ही करता है। रोबोट सिर्फ हमारे सर्जन की सहायता करता है। रोबोट क्या करता है कि जब हम कोई पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसका पहले एक सीटी स्कैन कराते हैं, 3D पिक्चर हमको उस पेशेंट की मिल जाती है जी। उससे हम सर्जरी प्लान कर सकते हैं कि पेशेंट को कितने डिग्री पे हमको हड्डी काटनी है, कितने एंगल पे हड्डी काटनी है, वो हम पहले से ही प्लान कर सकते हैं। और हम सॉफ्टवेयर पे एक दिन पहले हमने उसकी सर्जरी प्लान कर ली, किस साइज का उसका अंदर नी का इम्प्लांट भी जाएगा, वो सब भी हम पहले से तैयार रहते हैं। नहीं, ऑपरेशन होने से एक दिन पहले? बिल्कुल, हम पेशेंट का सीटी हमने कराया, उस सीटी को हमने एक सॉफ्टवेयर में अपलोड करा जो कि रोबोट का सॉफ्टवेयर है। अच्छा। उसके अंदर हम कितने डिग्रीज पे हमको बोन काटनी है, कितने मिलीमीटर बोन काटनी है और किस साइज का इम्प्लांट लगेगा, वो पहले से ही हम उस पर डिजाइन कर लेते हैं। अच्छा। उससे हमको पता लग जाता है कि फाइनल अब पेशेंट का घुटना सीधा हो गया, अब हमारे पास एक प्लान रेडी है। उससे एक एडवांटेज क्या होता है, कभी कभी हमारे पास छोटी हाइट के पेशेंट आते हैं। अच्छा। तो हमारे पास कुछ साइजेस जो होते हैं इम्प्लांट कंपनीज के, मिनिमम से मिनिमम साइज भी कभी रूटीन में हम नहीं रखते हैं, लेकिन अगर हमको पहले से पता हो कि किस साइज का इम्प्लांट लगना है तो छोटे से लेकर बड़े से बड़े साइज तक के इम्प्लांट हम पहले से ही मंगवा के रख सकते हैं, अपनी इन्वेंट्री तैयार रख सकते हैं। तो एक तो सर्जन के साइड से हम सेफ हो गए। दूसरा, जो हमने प्लान तैयार करा है, हमको पता है कि हमको इतनी बोन काटनी है, इतने एंगल पे काटनी है, सेम चीज हम ऑपरेशन के टाइम पे रेप्लिकेट करते हैं। जब हम पेशेंट का घुटना खोलते हैं, हम रोबोट को वही डाटा मैच करके देते हैं। हम आपकी हड्डी पे कुछ पॉइंट्स मार्क करते हैं जो कि रोबोट दूर से कैच करता है, उसको नेविगेशन सिस्टम बोलते हैं। ओके। तो अब रोबोट को पता चल गया कि कितने एरिया में पेशेंट की हड्डी है, वो उसी एरिया में काम करेगा और उसको सीटी के साथ मैच करता है। अगर हम वो पॉइंट्स गलत मार्क करेंगे तो रोबोट आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा ही नहीं। अच्छा। हाँ, तो सर्जन का काम है कि एग्जैक्टली जैसे सीटी में उसकी हड्डी है, रोबोट को पता चलना चाहिए कि वैसी है उसकी हड्डी, उसने मैच कर लिया उस पेशेंट को। नेक्स्ट स्टेप पे आता है, हम चेक करते हैं कि पेशेंट का घुटना एकदम सीधा होते हुए जब हम पूरा मोड़ रहे हैं तो हर टाइम पे घुटना बैलेंस रहे। बैलेंस मतलब घुटने के आसपास जो लिगामेंट्स होते हैं वो हमेशा बैलेंस रहे, तभी पेशेंट को चलने में कोई लचक नहीं आएगी, वो नॉर्मल तरीके से चल पाएगा। तो ये भी रोबोट हमको बताता है कि थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन कितनी अच्छी स्टेबिलिटी है। जब हम कंफर्म हो जाते हैं तब हम रोबोट को एक्टिवेट करते हैं, तब वो जो कट्स, जो हड्डियां काटते हैं, जो हमारी कार्टिलेज काटता है, वो रोबोट खुद काटता है। और उसमें इतनी अच्छी एक्यूरेसी है कि आपकी 1 मिलीमीटर भी ज्यादा हड्डी नहीं कटती। जितना एंगल पे हमने उसको डिजाइन करा उतने ही एंगल पे वो बोन कटती है। तो एक तरीके से प्रिसीजन और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इससे क्या एडवांटेजेस आता है, पहले जो हम कन्वेंशनल तरीके से सर्जरी करते थे, हमको आपकी बोन बहुत ज्यादा काटनी पड़ती थी। आजकल हम बहुत ही कम बोन से वो चीजें मैनेज कर सकते हैं। तो जब आपकी हड्डी कम कटेगी तो आपको आगे ब्लड लॉस भी कम होगा, आपका पेन भी कम होगा, है ना। और आपका आजकल हमको लिगामेंट्स और टिश्यूज को भी नहीं छेड़ना पड़ रहा आपके रोबोट के थ्रू, तो इसकी वजह से भी पेन कम हो रहा है। तो पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट हो रही है। और प्रिसीजन और एक्यूरेसी की वजह से जो इसके रिजल्ट थे, जो कि हम 15 से 20 साल हम लाइफ मानते थे इन सर्जरीज की, वो अब 20 से 25 साल 30 साल तक भी जा रही है। ओके। तो जब आप हाथ से, जब पहले ऑपरेशन होती थी, सर्जरी होती थी, तो लिगामेंट भी काटने पड़ती थी? हाँ, आपकी मसल्स थोड़ी सी काटनी पड़ती थी, लिगामेंट्स को रिलीज करना पड़ता था घुटने को बैलेंस करने के लिए। अब वो हम नहीं कर रहे, वो सिर्फ हम बोन कट से मैनेज कर रहे हैं। लिगामेंट्स बहुत ही कम छेड़ते हैं, किसी किसी केसेस में जिनका बहुत ज्यादा टेढ़ापन हो, नहीं तो 99% ऑफ द केसेस बिना लिगामेंट को छेड़े आपकी सर्जरी की जा सकती है।
तो फिर तो कट भी कम लगते होंगे। बिल्कुल, बहुत छोटे कट्स लगते हैं हमारे इसकी वजह से। कट्स का साइज फिर भी इतना मैटर नहीं करता है। अगर आप स्किन 2 सेंटीमीटर ज़्यादा भी काट लोगे, 1-2 टाके एक्स्ट्रा भी आ जाए, वो किसी किसी पेशेंट में करना भी पड़ता है। जो हैवी पेशेंट्स होते हैं, ओबीस पेशेंट्स होते हैं, उनका फैट ज़्यादा होता है, तो उसमें हमको थोड़ा सा बड़ा कट लेना भी पड़ता है। लेकिन डेफिनेटली कन्वेंशनल सर्जरी से रोबोटिक सर्जरी के कट छोटे हैं, आपकी रिकवरी फास्टर है, पेन कम है, ब्लड लॉस कम है। तो ये सब फैक्टर्स हैं टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से। ओके सच, एक बात बताइए, आज का जो हमारा लाइफ स्टाइल है, आपको तो पता ही है किस तरह का है। अगर हम इसी को कंटिन्यू करें, सेम ऐसे ही हम बैठे रहे, कोई एक्सरसाइज ना करें, जंक फूड को जो खाते हैं वो खाते रहे, आपका क्या मानना है कि जो हमारा यूथ है, जिसे हम यंग इंडिया कहते हैं, आगे आने वाले 10 साल में हमारे जॉइंट्स का, हमारी हड्डियों का क्या हाल होने वाला है? बहुत ही बेकार हाल होने वाला है। अभी हमको कोविड को भी कितने 4 साल हो गए हमें। अभी से ही कोविड के इफेक्ट्स की वजह से, जब पेशेंट्स कोविड के टाइम पे घर पे रहे, बाहर सनलाइट का एक्सपोजर कम हो गया, डाइट ऐसे ही ले रहे थे, वर्क फ्रॉम होम करते करते पोस्चर गलत काम कर रहे थे। अभी छोटे बच्चे जो कि आजकल जिनको खेलने जाना चाहिए शाम को, वो आजकल स्क्रीन पे वीडियोस देखते हैं, स्क्रीन टाइम होती है, ऑनलाइन क्लासेस होती है, जो भी होता है। तो उसकी वजह से यंग एज पे भी जो प्रॉब्लम्स पेशेंट्स को वो ओल्ड एज पे आनी चाहिए, वो जल्दी एज पे आ रही है। जो आप बात कर रहे थे कि 60 से ऊपर जो पेशेंट जॉइंट पेन के आते हैं, आजकल वो हमारे पास 45-50 में भी आ जाते हैं। और इवन 50 की एज में भी हमको जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी किसी किसी पेशेंट की करनी पड़ रही है। तो अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो ये एज धीरे धीरे कम होते चली जाएगी, यही प्रॉब्लम्स लोगों को जल्दी आने लगेगी। छोटे छोटे बच्चे आते हैं हमारे पास, उनको देखकर ही हमको इतना दुख लगता है कि 7 और 8 क्लास के बच्चे इतने सीवियर सर्वाइकल पेन के साथ आ रहे हैं, है ना। उनका पेन नसों में कंप्रेशन आ चुका है और इतना ज्यादा वो पेन में रहते हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उस वजह से। डेली जो बाकी बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर रहे हैं वो भी नहीं कर पा रहे। लेकिन जो बच्चों में जो सर्वाइकल आपने बोला है जी, ये जैसे अभी तो वो बच्चा है, धीरे धीरे आने वाली उसकी लाइफ में क्या डेंजर उसका इम्पैक्ट हो सकता है? अगर अभी उसे वो ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो ओवर द टाइम हमारे सर्वाइकल प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। ना उसमें कंप्रेशन आएगा, ना उस कंप्रेशन इतना सीवियर हो सकता है कि उनको वो पेन सोने भी ना दे, नींद से डिस्टर्ब करता है और धीरे धीरे वीकनेस आने लगती है हाथों पैरों में, है ना। इवन लास्ट स्टेज में पैरालिसिस तक भी हो सकता है। अच्छा जी, तो पेशेंट्स जो निग्लेक्ट करते रहते हैं अपनी ये स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम को और अपने पोस्चर को, तो बहुत खराब रिजल्ट्स भी उसके होते हैं आगे जाके। कभी कभी क्या होता है ना सर, मैंने देखा है कि यहाँ पे ना कुछ जो इस तरह के लोग जो लैपटॉप पे काम करते हैं, वही है, उनका यहाँ पे वो हो जाता है, थोड़ा हम्प आ जाता है, मोटा हो जाता है। वो किसी क्या होता है, वो किस लिए आता है? देखो, ऐसा है, एक्चुअली कोई हम्प नहीं होता। हमको समझना है कि हमारी जो स्पाइन है ऊपर से लेके नीचे तक, उनका कर्व अलग अलग होता है। अगर हम सर्वाइकल स्पाइन की बात करें जो गर्दन के पीछे है, तो उसका कर्व ऐसे होता है। हमारी जो ऐसे स्पाइन है ना, तो एक कर्व ऐसा हुआ हमारा, नीचे जो मिडल ऑफ द स्पाइन है उसका कर्व अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और लास्ट लोअर बैक का फिर से दोबारा ऐसे कर्व होता है। अच्छा, ठीक है। तो जो हमारा सर्वाइकल और मिडल वाली स्पाइन है ना, जहाँ जंक्शन है उनका, वहां पे सबसे ज्यादा लोड पड़ता है हमको जब हम ऐसे करते नेक बेंडिंग करते हैं। तो वो जो हम्प है वो एक्चुअली हम्प नहीं होता, वो हमारी मसल्स टाइटनेस की वजह से वहां पे धीरे से उस जंक्शन पे स्ट्रेस पड़ने की वजह से ऐसा फील होता है हमको। नॉर्मली जब हम सीधा बैठे हैं, हमारी गर्दन पे, सर्वाइकल स्पाइन पे 4.5 से 5.5 किलो का वजन पड़ रहा है हमारे हेड का। हमने 30 डिग्री बेंड करा, उससे वजन हमारे पास अराउंड 8.5 किलो का हो गया। अच्छा, 60 डिग्री बेंड करा और ज्यादा बढ़ गया। जब हम पूरा चिन टच करके बैठते हैं ऐसे, तो ये कम से कम 25 किलो का वजन जा रहा है सर्वाइकल स्पाइन पे। और अगर ऐसे तो अभी जो हो रहा है मेरे पे यहाँ पे, वो 25 किलो पड़ रहा है, बिल्कुल, है ना। और अगर ये पोजीशन को हम मेंटेन ऐसे ही, हम 5-6 घंटे ऑफिस में कंटिन्यूसली ऐसे बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं ऐसे करके गर्दन झुका के, तो ये स्ट्रेस इतना ज्यादा कंटिन्यूसली पड़ रहा है। अगर आपकी मसल्स कमजोर है, ये सारा स्ट्रेस आपके स्पाइन पे जा रहा है। आजकल 5 से 9 की हम लोग ड्यूटी करते हैं बैठ के, और आप जैसे डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, है ना। ये सच में इतना डेंजर की कहते हैं कि एक चेयर आपके लिए इतनी खतरनाक हो सकती है, आप सोच नहीं सकते। अगर आप बिल्कुल इनएक्टिवली, मतलब आप कंटिन्यूसली बैठ के काम कर रहे हैं, तो आपकी सारी मसल्स पे, स्पाइन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। अगर आप गलत पोस्चर में कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप अपनी कमर झुका के काम कर रहे हैं, गर्दन झुका के काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो लोअर बैक पे भी और सर्वाइकल पे दोनों जगह बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। ओके तो जो आजकल जो वर्क फ्रॉम होम का भी कल्चर है, और ऐसे लोगों में स्पाइन का जो पोस्चर है वो भी मतलब जो है अब गड़बड़ा रहा है। बिल्कुल। क्या कितना ये पूरा का पूरे कमर पे हमारा क्या असर इसका पड़ सकता है आने वाले दिनों में, और एक सही तरीका क्या है जिससे कि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है सिटिंग से, वो हमको ना हो, हमें ऐसे क्या काम करना चाहिए? देखो, मैक्सिमम वर्क फ्रॉम होम में ना जो हमारे पेशेंट्स आते हैं, आजकल टेबल चेयर पे बैठ के नहीं काम कर रहे हैं, बेड पे लेट के काम कर रहे हैं, पीछे 1-2 पिलो लगा लेंगे, जिसकी वजह से नेक पे भी स्ट्रेस पड़ेगा, बैक पे भी स्ट्रेस पड़ेगा। तो बेस्ट है, अगर घर से भी आप काम कर रहे हो तो टेबल चेयर पे ही काम करो। अच्छा। अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप जिस पे भी आप काम करते हो, उसको अपनी आंखों के लेवल पे, उसकी स्क्रीन अपनी आंखों के लेवल पे रखो, ताकि आपको स्ट्रेट देखना पड़े, गर्दन झुका के ना देखना पड़े। ठीक है। आप
कोई भी ऐसी चेयर लें जिसमें पीछे थोड़ा सा कर्व हो। अगर आप स्ट्रेट चेयर भी ले रहे हैं तो पतला सा पिलो आप लोअर बैक के नीचे रख सकते हैं। बिल्कुल, तो उसको कर्व को रिक्रिएट करने के लिए सीधा बैठें, झुक के ना बैठें। बीच बीच में आप जैसे अगर आपको प्रॉब्लम रहती है 25-30 मिनट काम करके थोड़ा सा रेस्ट लो, 2 मिनट का रेस्ट लो, स्ट्रेचिंग करो, अपने गर्दन की, बैक की स्ट्रेचिंग करो, थोड़ा मूव अराउंड करो 2 मिनट, फिर आके फिर बैठ के काम कर लो। कंटिन्यूस वर्क करते करते स्ट्रेस ज्यादा पड़ रहा है आपकी, है ना। और इवन अपना जो कीबोर्ड है जिसपे आप टाइप कर रहे हैं उसको भी कोशिश करें कि थोड़ा सा आई लेवल पे रखें, ज्यादा आपको झुक के काम ना करना पड़े। अपने आर्म्स को चेयर पे सपोर्ट रख के काम करें, क्योंकि अगर आप ऐसे भी रख के काम करेंगे ऊपर लैपटॉप को, डेस्कटॉप को, तो आपके शोल्डर्स में उसमें स्ट्रेस पड़ेगा। अक्सर क्या होता है कि जब आदमी सो के उठता है सुबह सुबह तो एक बैक पेन होता है, कुछ के पैरों में जो है दर्द होने लगता है। कब तक ये पेन आप कहेंगे कि किस हद तक ये पेन को आप नॉर्मल कहेंगे कि ये नॉर्मल है, लेकिन क्या वो कंडीशन, क्या वो सिचुएशन होगी जब एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी जब आप कहेंगे कि अब आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा? देखो, जब पेशेंट को बैक एक स्टार्ट होता है या वो जो आप पेन स्टार्ट बता रहे हो, अगर वो पेन आपका हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज से करने से बेटर हो जाता है तो डेफिनेटली एक्सरसाइजेज आप खुद से करें। जरूरी नहीं है आपको उस टाइम पे डॉक्टर को दिखाना। थोड़ा अपना पोस्चर पे ध्यान दें, पोस्चर सीधा रखें, सडन फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करें, कुछ हैवी नीचे से उठाना अवॉइड करें। अगर ये पेन मैनेजेबल है, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही, तो एक्सरसाइजेज से और थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये पेन पूरा परसिस्टेंट रह रहा है, पूरे दिन आपको रह रहा है, आपको कुछ भी एक्टिविटी करने में दिक्कत हो रही है, आपको पेन की वजह से अपने कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, डेली लाइफस्टाइल आप जिस हैप्पीनेस के साथ जीना चाह रहे हो वो नहीं आप जी पा रहे हो, तो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाएं। कुछ हमारी डिजीजेस भी होती हैं जिनको हम इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस बोलते हैं, जैसे जिसमें गठिया बाई आता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अगर आपको सुबह उठने के बाद मल्टीपल जॉइंट्स में, स्पेशली उंगलियों के जोड़ में अकड़न रहती है आधे घंटे से ज्यादा, बैक पेन रहता है आपको रोज, जिसको हम मॉर्निंग स्टिफनेस बोलते हैं, अगर ये सब सिम्टम्स है तो ये उन बीमारियों के इंडिकेशन हो सकते हैं। तो अगर रोज सुबह उठ के आपको मल्टीपल जॉइंट्स पेन है, अकड़न है, जो कि एक्सरसाइज से थोड़ी बेटर हो जाती है, तो तब वो आपको उस चीज का टेस्ट कराना चाहिए। वो ब्लड टेस्ट से हो सकता है, आरए फैक्टर, एनटीसीसीपी, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस को रूल आउट कर सकते हैं। मैं आपको अपना केस बताता हूँ। श्योर। पिछले 3-4 दिन से क्या हो रहा है कि जो मेरी एडिया है ये वाली, उठते ही सोने जैसे उठता हूँ तो मेरे को पेन होता है उसमें, लेकिन धीरे धीरे 5 से 10 मिनट में वो ठीक हो जाता है। ये नॉर्मल है या फिर कुछ साइन हो सकता है किसी बीमारी का? ये एक बीमारी का साइन है जिसको प्लांटर फेशियाइटिस बोलते हैं। हमारी एडी के नीचे जो मसल्स होती है, जो टिश्यू होता है, प्लांटर फेशिया उसका नाम है, वो हमारी हील से लेकर टोज तक का एक पतली सी लेयर है मसल्स की। अगर रिसेंटली आपने ज्यादा ऐसा काम करना शुरू करा जिसमें आप ज्यादा देर खड़े रह रहे हो या ज्यादा वॉक कर रहे हो, या आपने शू वेयर अपना चेंज करा जिसकी सोल थोड़ी सी हार्ड हो, या आपने जमीन पे अभी बिना शू वेयर के ज्यादा चले हो, ट्रैकिंग करते वक्त, या कहीं पे मंदिर वगैरह में आप चले हो, या कुछ चुभा है आपको हील के नीचे, या रिसेंटली आपका वेट गेन ज्यादा हुआ है, तब ये प्रॉब्लम शुरू होती है। ठीक है, ज्यादा कॉमनली जिनको थायराइड या डायबिटीज होती है उनको ज्यादा कॉमनली ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ठीक है, तो इसकी ट्रीटमेंट भी इसी तरीके से है। आपको वैसा शू वेयर पहनना है जिसकी सोल थोड़ी सी सॉफ्ट हो। इसकी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती है जिनको प्लांटर फेशिया स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज बोलते हैं, वो आप करो। स्टार्टिंग में आइस पैक वगैरह लगा के इन्फ्लेमेशन थोड़ी सी कम करो। तो बेसिकली ये सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, जो कि रेस्ट से, आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज से और थोड़ा सा शू वेयर चेंज करके आप ठीक कर सकते हैं। तो जैसे ही मेरे को उस वक्त पे, जैसे मैं उठा और मेरे को पेन हुआ, उस वक्त मुझे क्या करना है? उसी वक्त पे? उस वक्त नहीं, आप उठने से पहले थोड़ा 10 मिनट पंजों की स्ट्रेचिंग कर लो। टोज को अपने पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचें, उसको होल्ड करें, नीचे लेके जाएं, स्टेयर्स के एज पे खड़े होकर हील को ऊपर नीचे करें। ये सब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करो, फिर आप चलो। इसका पहला साइन यही है कि सुबह उठते पहले स्टेप पे ही आपको ज्यादा पेन होगा, धीरे धीरे वो बेटर हो जाएगा। या जब भी आप बहुत रेस्ट के बाद उठेंगे तब भी पेन हो सकता है। ये मेरे पहले होता था और फिर मेरे बीच में ये खत्म हो गया, ऑटोमेटिक खत्म है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3-4 दिन से फिर हो रहा है, अदरवाइज मेरा बीच में कोई प्रॉब्लम था, और ये 5 मिनट से ज़्यादा वो रहता भी नहीं है, फिर ठीक हो जाता है। अब मैं मुक्के। हाँ, तो थोड़ा शू वेयर पे आप देखना, थोड़ा सॉफ्ट सोल वाला शू पहनना। और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज डेली आप करो। सर ये बताइए, जो ज़्यादा वेट होता है किसी इंसान का, तो ओवर वेट से हमारे जॉइंट पे, हमारे घुटनों पे क्या प्रभाव पड़ता है? अगर मान लीजिए वही एक इंसान कोई ऐसा काम करता है जिसमें कि डेली 10-15 किलो वजन लेके उसको चलना पड़ता है, काम है उसका, तो उसके जॉइंट का क्या हाल हो सकता है? देखो, डेफिनेटली अगर कोई पेशेंट ओवरवेट भी है और वो एक्सरसाइज रेगुलरली कर रहा है तो तब ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अगर वो डेली वॉक भी कर रहा है, डेली अपनी एक्सरसाइज भी कर रहा है, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपकी मसल्स भी कमजोर है और वजन भी ज्यादा है, तो हमारे जॉइंट्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। किसी नॉर्मल इंसान का भी जब हम चलते हैं जितना प्रेशर पड़ता है उससे 3 गुना ज्यादा प्रेशर पड़ता है जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं या नीचे से बैठ के उठते हैं।
अच्छा, एक बार बताओ उसको। नॉर्मल जब हम वॉक कर रहे हैं, ठीक है, मान लो एक्स प्रेशर पड़ रहा है ठीक है घुटने पे, जी। जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं, नीचे से बैठ के उठ रहे हैं या स्क्वाट्स कर रहे हैं, तो 3x प्रेशर पड़ता है, 3 गुना ज्यादा प्रेशर पड़ता है जॉइंट्स पे। तो जिनका वजन ज्यादा होगा, ऑटोमेटिकली वॉकिंग से ज्यादा बहुत ज्यादा प्रेशर उनको पड़ रहा है, तो जो हमारा कार्टिलेज जो नॉर्मल एज के साथ वियर एंड टियर होता है, उसको और ज्यादा चांस बढ़ गया घिसने का। तो वजन अगर आपका है तो डेफिनेटली आप एक्सरसाइजेस करो, अपनी मसल स्ट्रेंथनिंग करो। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपका बहुत जल्दी स्पीड से वो कार्टिलेज घिसेगा। तो वजन कम करना तो डेफिनेटली जरूरी है, ठीक है ना। तो ओवरवेट पेशेंट जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उनका बहुत स्पीड से कार्टिलेज घिसेगा। अगर एक्सरसाइजेज आप कर रहे हो तो फिर भी अच्छा है, बेटर है, आप अपना वेट कम करें और उससे कार्टिलेज घिसने की जो संभावना कम हो जाएगी। तो एक बात बताइए, ये कैसे पता लगेगा? जैसे मेरी उम्र लगभग 33 के आसपास है और जी 6 फीट के आसपास मेरी हाइट है, तो मेरा आइडियल वेट कितना होना चाहिए जिससे कि मेरे घुटने पे कोई दिक्कत ना हो? आप अपना BMI कैलकुलेट करें, बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं ठीक है, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है हाइट और वेट के कैलकुलेशन करके BMI स्कोर आता है। जो 30 से ऊपर है वो ओबीस पेशेंट्स आते हैं, है ना। अगर आपका 25 से नीचे स्कोर है तो काफ़ी अच्छा है वो। तो ठीक है फिर वो। बिल्कुल। ओके, आजकल क्या हो रहा है, जिम का जो कल्चर है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है जी। आजकल हर एक इंसान, बच्चा, बूढ़ा या फिर गर्ल्स बॉयज़ जो भी है, जिम की तरफ जो है रुख कर रहे हैं। और जिम का कल्चर बढ़ने के साथ साथ में जो है इंजरीज भी बहुत सारी बढ़ रही है। अक्सर लोग गलत डंबल उठा लेते हैं, गलत तरीके से पोस्चर बना लेते हैं कि इंजरी भी बहुत अच्छी हो सकती है उसको। तो आप क्या सलाह देंगे कि जिम में ऐसी कौन सी 4 से 5 गलती आप ना करें जो कि आपको डॉक्टर के पास ना भेज दे? स्पेशली जो आजकल यूथ है ना, वो इंस्टाग्राम फेसबुक में देख के काफ़ी ज़्यादा जिम करते हैं। जिम करना गलत बात नहीं, जी जी जी, ना जिम करना तो बहुत अच्छा है, लेकिन पेशेंट क्या करते हैं, ओवरडू करते हैं। सबसे कॉमन गलती जो करते हैं, उनको है कि हमको ऐसी बॉडी चाहिए, हमको ऐसा एम रख के बहुत जल्दी हम उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। उसमें पेशेंट गलती ज़्यादा वजन उठाना शुरू कर देता है, अपनी बॉडी को ज़्यादा एक्सर्ट करना शुरू कर देता है, तो तब हमारी इंजरीज का चांस बढ़ता है। तो सबसे पहला है ओवर यूज हमको नहीं करना है अपनी बॉडी को, पूरा मसल्स को रिलैक्सेशन का टाइम देना है जी। दूसरा, हम स्ट्रेचिंग मिस कर देते हैं। वर्कआउट से पहले भी, वर्कआउट के बाद भी हमको स्ट्रेचिंग अपनी मसल्स की जरूर करनी है। जब हम स्ट्रेचिंग करके वर्कआउट करते हैं तो हमारी इंजरीज का चांस बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ओके। तीसरा, अगर आपको कहीं पे दर्द है, आपको थोड़ा बहुत भी पेन रहता है, आप एक्सरसाइज के बाद आइस पैक जरूर यूज करें। आजकल एथलीट्स आइस बाथ लेते हैं। अच्छा, मतलब जो एक ड्रम होता है इसका, उसमें, हाँ, उसमें बैठ के आप नॉर्मल आइस पैक भी लगा सकते हैं या कोल्ड शावर ले सकते हैं। अच्छा सर, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ। एक बात बताइए मेरे को, मैंने बहुत सारी रील ऐसी देखी है कि एक ड्रम भर के उसमें बहुत सारा बर्फ के आइस क्यूब डाल के उसमें 10-5 मिनट तक लोग जो है बैठते हैं। बिल्कुल। हम अगर क्या करेंगे, हमको सर्दी लग जाएगी, हमको सर्दी जुकाम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। हमारे में आपको ठंडा गर्म हो गया ना बोलते। सच में वो मतलब सिर्फ मजे के लिए करती है, उसका कुछ हेल्थ पे सच में अच्छा इम्पैक्ट होता है? नहीं, देखो, वर्कआउट के बाद ना हमारा अगर कोई इंजरी है आपकी, अगर आप तुरंत आइस लगा लेते हैं ना, वहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो जाता है, हमारी मसल्स रिलैक्स हो जाती है, तो इंजरीज का चांस कम हो जाता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको आइस बकेट में ही बैठना है, आपको जहाँ पे पेन है, आप सिंपल एक आइस पैक 10-15 मिनट के लिए वहाँ पे रखो, कोल्ड शावर लो, तो आपकी इंजरीज का चांस वैसे भी कम हो जाएगा, अगर आप रेगुलर स्ट्रेचिंग कर रहे हो तो। अगर पेन है, डेफिनेटली उस पार्ट की एक्सरसाइजेस को कुछ टाइम तक रेस्ट दो, ज्यादा ओवरलोड मत करो, क्योंकि वो मसल में ऑलरेडी इंजरी, आप उसको और ज्यादा बढ़ाते रहोगे तो इंजरी बढ़ेगी आप। ओके। और तीसरा, जो हम बात कर रहे थे एथलीट्स का, या जो जिम जा रहे हैं, वो अपनी डाइट पे भी प्रॉपर ध्यान दें। ओके। ठीक है, डाइट मतलब हाई प्रोटीन डाइट। नॉर्मल आप और मैं, अगर हम डेली कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, डेली अपना काम कर रहे हैं, तो तब भी हमको जितना हमारा बॉडी वेट है उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए। राइट। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमको 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा चाहिए, जिस हिसाब से हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो वो डाइट का ध्यान अगर वो रखेंगे, प्रॉपर मसल को टाइम देंगे, रिकवरी होने का, कोई इंजरीज है उसको अर्ली डिटेक्ट करके अर्ली उसको इलाज कराएंगे, और ओवरडू नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली जिम अच्छा है अगर वो कोई कर रहा है तो। ओके। आजकल सर क्या हो रहा है, और जो स्लिप डिस्क होती है, स्लिप डिस्क जो होती है, पहले ये बुजुर्गों में अक्सर मानी जाती थी कि बुजुर्ग में हो गया, हिल गया, अब इनका ऑपरेशन होगा, समथिंग। आजकल क्या हो रहा है कि जो यंग एज है, 35, 40, 45, 30-35 के आसपास के लोगों को भी स्लिप डिस्क हो रहा है। इसके पीछे मेन रीजन क्या है? डाइट है। अच्छा, ठीक है, आप बैलेंस डाइट अगर नहीं ले रहे हो, आजकल लोग सोडा बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, सोडा से हमारी बोन डेंसिटी कम हो जाती है। अच्छा। दूसरा, स्मोकिंग और अल्कोहल, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा हमारी मसल्स को, हड्डियों को कमज़ोर करती है। तीसरा, उनका जो लाइफस्टाइल हो गया, पोस्चर, जैसे हमने बात करी थी कि आपको कंटिन्यूसली बैठ के काम करना पड़ रहा है। चौथा, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस। पांचवा, ओबेसिटी। तो ये ओबेसिटी भी होता है? बिल्कुल। ओबेसिटी, जब आपका वजन ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं कि हमको जॉइंट्स पे, घुटनों पे प्रेशर पड़ रहा है, आपके स्पाइन पे भी प्रेशर पड़ रहा है। तो जिनको स्पाइन की डिजीज है, हम उनको अगर वजन कम करने के लिए बोलते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं, उनको उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। बहुत से पेशेंट ऐसे जिनकी सर्जरी अवॉइड हो गई है। ठीक है, बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज उनके लिए साइकिलिंग और स्विमिंग है।
जब हम स्विमिंग करते हैं आपका बॉडी वैसे ही फ्लोट करती है, आपकी बॉडी पे स्ट्रेस नहीं पड़ रहा और आपकी बैक की मसल्स की बहुत अच्छे से स्ट्रेंथनिंग होती है। जो चीज़ आप 3 महीने बाकी दूसरी एक्सरसाइज करके कर सकते हो, वो आप 1 महीने में अगर अच्छे से स्विमिंग कर रहे हो आप वो अचीव कर सकते हो अपनी बैक की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। स्विमिंग अच्छा एक ऑप्शन, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, क्योंकि आप इवन सब जॉइंट्स के लिए, नीज के लिए, आपकी बैक के लिए, सब चीज़ों के लिए अच्छा है। अगर वो साइकिलिंग का हमें शौक है, मान लीजिए हम करते हैं तो साइकिलिंग करो, बहुत अच्छा है, नीज के लिए भी अच्छा है, आपकी बैक के लिए भी अच्छा है। बस स्ट्रेट बैक करके रखें, झुक के आप ना चलाएं साइकिल। हाँ, कुछ लोग झुक के चलाते हैं पूरा। हाँ, ओके। आजकल क्या हो रहा है, थोड़ा बच्चों की अगर बातें करें तो जैसे ही स्कूल खुलते हैं तो बड़े बड़े बैग हो जाते हैं, बहुत भारी भारी 10-10 किलो आई थिंक वजन हो जाता है एक बैग में। तो जो बच्चे इतने हैवी बैग लेकर स्कूल जाते हैं, उनकी स्पाइन पर या उनके जॉइंट पर कितना खतरनाक प्रभाव पड़ सकता है? बहुत डेंजरस है वो, क्योंकि जब मैंने देखे बच्चों को जब वो बैग कैरी कर रहे होते हैं ना, क्योंकि वो वजन से पीछे जाते हैं तो आगे झुक के चलते हैं। हाँ। तो वैसे ही जब वो आगे झुक के चल रहे हैं, स्पाइन पे प्रेशर पड़ रहा है, वेट उनको और ज्यादा झेलना पड़ रहा है। तो आजकल कुछ स्कूल्स ने स्टार्ट करा कि आपकी बुक्स वो स्कूल में ही रखवा देते हैं, आपको इतना ज्यादा नहीं लेना पड़ता। लेकिन वो डेफिनेटली वो कैरी करना बहुत गलत है। प्लस बच्चे एक्सरसाइजेस भी नहीं कर रहे हैं, तो अगर रेगुलरली बच्चा शाम को एक्सरसाइजेस करने जा रहा है, सनलाइट का एक्सपोजर ले रहा है और बैग को एटलीस्ट टांगते वक्त अपना स्ट्रेट बैग के साथ रख रहा है, तो तब ठीक है। अदरवाइज वो ज़्यादा दिक्कत करेगा बच्चों को फ्यूचर में। ओके सर, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अक्सर गांव में तो क्या है कि जो टॉयलेट्स होते हैं वो इंडियन टॉयलेट्स होते हैं। बिल्कुल, पहले तो खेती होते थे, बाद में टॉयलेट्स आ गए, ठीक है। यहाँ पे जब दिल्ली एनसीआर मेट्रो सिटीज़ की हम लोग बातें करते हैं तो वेस्टर्न टॉयलेट्स आ गए। और कुछ बड़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं कि ये वाले से जो आप यूज़ करते हैं इटालियन, या आपकी सेहत के लिए, आपके गट के लिए अच्छा नहीं है। जो इंडियन है वो आपकी गट के लिए और आपकी जॉइंट्स के लिए अच्छा है। दोनों में क्या फ़र्क है? क्या सच में इंडियन टॉयलेट हमारी हड्डियों के लिए, हमारे जॉइंट के लिए अच्छा है, ना कि इटालियन? देखो मैं बोलूँगा, अगर आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो और वेस्टर्न टॉयलेट भी यूज़ कर रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ज़रूरी तो नहीं है कि उसी टाइम वही पोजीशन में हमारी एक्सरसाइजेस हो रही है, आप बाकी सारी एक्सरसाइजेस भी करें, है ना। इंडियन टॉयलेट जब पहले था, जब हमारे पास सुविधा नहीं थी वेस्टर्न टॉयलेट्स की, तो डेफिनेटली एक्सरसाइजेस नीज की होती रहती थी। वो रोज़ आप स्क्वाट्स कर रहे हो, हमारे पेट पे प्रेशर पड़ रहा है, आपकी गट हेल्थ भी अच्छी रह रही है। लेकिन अगर जब पेशेंट्स को पेन स्टार्ट होने लग जाता है नीज में, तो तब हम उनको अवॉइड करते हैं उस पोजीशन में बैठने के लिए। तो तब आपको वेस्टर्न टॉयलेट ही यूज़ करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप इंडियन टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं तो अच्छा ही है आपके लिए। अच्छा है, डेफिनेटली। ओके सर, एक बात और बताइए, मैं अचानक से ये थोड़ा सा मुझे याद आ गया बीच में, हम जब स्लिप डिस्क की बात कर रहे थे, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो खास करके मेल के जो पर्स होते हैं वो बहुत मोटे मोटे होते हैं। बिल्कुल। तो हम ऐसे पीछे उसको पीछे वाली जेब में रख लेते हैं और उसको हम बैठ जाते हैं। ये खतरनाक है हमारे लिए, क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि इससे आपका जो ये है ऐसे हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, देखो कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको ना हिप के पीछे से पेन शुरू हो जाता है ओवर द टाइम। वहाँ पे हमारी एक नर्व होती है जिसको सियाटिक नर्व बोलते हैं। ओके। आपने सुना होगा सियाटिका नाम से लोग आते हैं कि हमको सियाटिका पेन हो रहा है। वो पेन मतलब हमारी वो जो सियाटिक नर्व है वो पीछे हिप के पीछे दब जाती है। अच्छा। और वो पैरों में पेन, झंझनाहट या सुनपन की तरह रेडिएट करता है। ठीक है। तो जब वो वॉलेट के कारण भी होता है। अच्छा। अगर आप मोटा वॉलेट रख रहे हैं और कंटिन्यूसली आपका बैठने का काम है, तो वो प्रेशर पड़ते पड़ते कभी कभी नर्व को इरिटेट कर देता है। उसको वॉलेट सिंड्रोम भी बोलते हैं। अच्छा। हाँ, पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम। वो जो मसल्स होती है जिसके नीचे से वो नर्व जाती है वो इरिटेट हो जाती है। तो अगर आप मोटा पर्स ना रखें और कंटिन्यूसली, हाँ छोटा पर्स रख सकते हैं और कंटिन्यूसली उस पर प्रेशर ना पड़े तो ठीक है। नहीं तो आप पर्स निकाल के कहीं और रख लीजिए या कहीं किसी और जेब में डाल लीजिए। लेकिन अगर आपका काम ही वैसा है कि आपको कंटिन्यूसली बैठना पड़ेगा तो मोटा पर्स हमको नहीं यूज़ करना चाहिए। ओके। फीमेल में अक्सर क्या हो रहा है कि ऑर्थोपोरोसिस की जो बीमारी है आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है, ठीक है सर। तो क्या ये कोई साइलेंट एपिडेमिक है या फिर इससे ज़्यादा परेशान होने की जरूरत है? ये साइलेंट एपिडेमिक है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसको हम अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्ट भी कर सकते हैं और उसको ट्रीट भी कर सकते हैं, प्रिवेंट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो जो बीमारियां प्रिवेंटेबल है उसको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको जल्दी से जल्दी उसको एड्रेस करें, उस बीमारी होने ना दें। ठीक है। फीमेल्स में क्या होता है, जब मेनोपॉज उनको स्टार्ट होता है अराउंड 50-55 की एज पे, तो जो उनके शरीर के अंदर हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, वो बनना बंद हो जाता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन का काम ऐसा रहता है जब उनकी बॉडी में कि वो आपकी बोन की क्वालिटी को अच्छा रखता है, आपकी कैल्शियम को डिपॉजिट कराता है बोन्स के ऊपर। तो अचानक जब वो ईस्ट्रोजन बंद हो जाता है तो हमारी बोन्स धीरे धीरे कमजोर होनी शुरू हो जाती है फीमेल्स, मेनोपॉज की वजह से। हाँ, मेनोपॉज के बाद। मेल्स में प्रॉब्लम आती है 70-75 जब हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। मेल्स में बाद में प्रॉब्लम आती है, फीमेल्स में जल्दी। ये दोनों सेक्सुअल हार्मोन्स पे डिपेंड है? हाँ, उस पर भी डिपेंड है, बाकी चीज़ों पे भी डिपेंड होता है कि हमारी विद एज वियर एंड टीयर भी हो रहा है, आपकी डाइट कमजोर हो रही है, आपकी इनएक्टिविटी हो रही है, मतलब आप
नॉर्मल एक फीमेल जो 30-40 की उम्र में एक्सरसाइजेस कर रही है वो नहीं करती हैं एट द एज ऑफ 55-60, है ना। तो वो भी कारण है ऑस्टियोपोरोसिस का। मेन कारण है कि हमारे मेनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन बंद हो जाता है, तो फीमेल्स में जो हमारी हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम जमा होता है वो धीरे धीरे हटने लगता है वहां से, हमारी बोन्स एक स्पंज की तरह खोखली हो ब्रिटल होनी शुरू हो जाती है। तो तब हमारा फ्रैक्चर होने का रिस्क बढ़ जाता है, हमारे मल्टीपल जॉइंट्स पेन होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो उसको हमको जल्दी डिटेक्ट करना चाहिए। वो एक छोटे से टेस्ट के साथ होता है जिसको हम डेक्सा स्कैन बोलते हैं, बोन डेंसिटी स्कैन बोलते हैं। एक एक्सरे की तरह होता है, वो आपको एक स्कोर बताता है। अगर वो स्कोर हमारा 2.5 से नीचे है, -2.5 से नीचे है, तो हमारी बोन्स नॉर्मल है। अगर वो -2.5 से ऊपर है मतलब ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो चुका है आपको, तब आपको दवाइयां लेनी पड़ेंगी जिससे ऑस्टियोपोरोसिस को आप रिवर्स कर सको। ओके, लेकिन ये रिवर्सिबल है, ये ट्रीटेबल हो जाता है। अच्छा, मतलब इसका ये है कि महिलाओं में कैल्शियम की कमी होने लगी। बिल्कुल, ठीक है। ओके, तो ये बताइए कि महिलाओं में जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, इसको केवल दूध या फिर डाइट से रिकवर किया जा सकता है, या उसके लिए कुछ अलग से सप्लीमेंट, कुछ अलग से डाइट लेने की जरूरत है? देखो, डाइट तो डेफिनेटली हमको लेनी ही है। हमको जो नॉर्मल कैल्शियम हमको अपने सारे डेयरी प्रोडक्ट्स से, हरी सब्जियों से, नट्स से, एलिमेंट्स से, इन सबसे मिलता है। विटामिन डी हमको बहुत कम फूड सोर्सेज है जिनसे मिलता है। जो स्पेशली वेजिटेरियन लोग हैं उनको बहुत कम चीजें हैं जिससे विटामिन डी 3 मिल सकता है, क्योंकि विटामिन डी 3 हमको सिर्फ सनलाइट से मिलता है। आप 10 से 2 की धूप में अगर आपका 30 मिनट का एक्सपोजर हो रहा है आपकी स्किन के ऊपर, तो उसी से विटामिन डी बनेगा। तो नॉर्मली 70-80% लोगों का विटामिन डी दिल्ली में कम ही मिलता है हमको, जब हम टेस्ट भी कराते हैं। लेकिन इंडिया में भी सर, क्योंकि मैं पढ़ भी रहा था कि इंडिया ने ट्रॉपिकल कंट्री है, आप जानते हैं, जहाँ पे हमें अच्छी खासी धूप है, फिर भी हमारे अंदर विटामिन डी की कमी है, क्योंकि सनलाइट का एक्सपोजर नहीं, और हम नहीं जा रहे हैं धूप में बाहर। जैसे पहले खेतों में लोग काम करते थे, बाहर वॉकिंग करते थे, चल के जाते थे, आजकल सब गाड़ियों में, बसों में जा रहे हैं। सनलाइट का एक्सपोजर कम हो गया हमारा। अगर हम जाते भी हैं तो पूरा कवर करके जाते हैं अपने आप को सनलाइट से बचने के लिए, राइट। तो हमारे अगर वो सनलाइट पड़ेगी हमारी स्किन के ऊपर, हाथों पे, पैरों पे, मुंह पे पड़ेगी, तभी वो विटामिन डी बनेगा। तो इसलिए लोगों का विटामिन डी कम ही मिलता है हमको अधिकतर। हाँ, तो इसलिए हमको सप्लीमेंटेशन की फॉर्म में देना पड़ता है। आइदर आप इंजेक्शन लगाएं विटामिन डी का, या आप हफ्ते में एक बार करके वो कैप्सूल या उसका ओरल सॉल्यूशन लें। एक वो भी होता है, पाउच वगैरह होता है, सॉफ्ट वगैरह पाउडर भी होता है। बिल्कुल, वो ठीक है, लेना चाहिए। बिल्कुल, पाउडर ले सकते हैं आप। आजकल हमारा सॉल्यूशन आने लग गया नैनो पार्टिकल्स का, अच्छा, लिक्विड की तरह, वो भी आप पी सकते हैं। कैप्सूल्स आती हैं, वो भी ले सकते हैं। मुझे जो पर्सनली बेस्ट लगता है वो इंजेक्शन लगता है। हमारे पास, क्योंकि मैं सरकारी अस्पताल में भी काम कर चुका हूँ, तो बहुत सारे पेशेंट्स आते थे विटामिन डी की कमी के साथ। जो आपकी टैबलेट्स और वो आता है ना, पेशेंट लेता नहीं है, कंप्लायंस नहीं रहती है उसकी। हम बोलते हैं कि हफ्ते में एक बार लो, एक हफ्ते ले ली उसने, फिर भूल गया वो। सर मैं भूल जाता हूँ। हाँ, तो विटामिन डी का जो इंजेक्शन आता है डेपो फॉर्म में आता है। आप उसको जैसे कोविड का इंजेक्शन लगाता है इंट्रामस्कुलर, आप लगवाएं, जितना आप 10 बार वो कैप्सूल ले रहे हैं उतनी ही क्वांटिटी एक इंजेक्शन में है। वो 6 लाख यूनिट्स का इंजेक्शन आता है, और वो सस्ता भी पड़ता है पेशेंट को। अच्छा, ठीक है। और उसको लगवाने से तुरंत विटामिन डी आपके सीधा ब्लड में एब्जॉर्ब भी जल्दी होता है। आप ओरली ले रहे हो तो स्टमक से कम एब्जॉर्ब हो रहा है, अगर आप इंजेक्शन लगा रहे हो तो ब्लड में ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, और वो लिवर में स्टोर रहता है एज अ डिपो फॉर्म, धीरे धीरे रिलीज होता है। ये कितनी बार लगवाना चाहिए? आप एक बार, अगर आपका विटामिन डी कम है तो हम महीने में एक बार करके 3 महीने तक लगवाते हैं। अगर आपका मेंटेनेंस डोज पे आपको चाहिए कि विटामिन डी मेरा ठीक रहे, तो हर 6 महीने में एक इंजेक्शन आप लगवा लो। ओके। विटामिन B12 का भी कुछ बोन्स पे असर पड़ता है? विटामिन B12 का नर्व्स पे ज़्यादा असर पड़ता है, बोन्स में उसकी कम है। हमारी बोन्स के लिए मैग्नीशियम या विटामिन K2 ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, क्योंकि अक्सर मैंने कुछ लोगों से बात किया, पूछा डॉक्टर से, हेल्थ एक्सपर्ट से, वो अक्सर बोलते हैं कि मैक्सिमम लोगों में विटामिन डी और B12 की कमी मिलेगी। दोनों मिलती है। B12 भी क्योंकि वेजिटेरियन सोर्स में चीज़ें कम है। सोयाबीन में बहुत अच्छा रहता है, लेकिन बाकी जो हमारी वेजिटेरियन डाइट है उसमें B12 कम मिलता है। तो B12 के लिए भी इंजेक्शन लगवा सकते हैं? लगा सकते हैं, कैप्सूल्स भी ले सकते हैं, इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। लेकिन सोयाबीन अगर आप खा रहे हो फ्रीक्वेंटली, हफ्ते में 3-4 बार आप खा रहे हो तो ठीक है, जरूरत नहीं है। नॉन वेजिटेरियन वाले लोगों का थोड़ा सा, जो लेते हैं नॉन वेजिटेरियन डाइट, आप अगर चिकन फाइबर वगैरह ले रहे हो तो उसमें B12 रहता है। तो B12 हमको नसों की, अगर आपके B12 डेफिशिएंसी रहेगा, आपको झंझनाहट वगैरह, सुनपन होना, ये सब कॉमनली सिम्टम्स आएंगे। ओके। और सो मैं ना सर एक बात बताना, मैं एक स्ट्रेस मतलब मेंटल हेल्थ एक डॉक्टर थी जी, मैं उनसे बातें कर रहा था, तो उन्होंने ये मेरे को बोला स्पेशली कि अंकुर, जिस आदमी को स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी होती है, मैं लिख के देती हूँ, उनका B12 विटामिन डी 100% कम होता है। बिल्कुल। देखो, विटामिन डी ऐसा नहीं है, बोन्स के लिए ज़रूरी है, हमारी इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को भी कम कर, वो एंटी इन्फ्लेमेशन का भी काम करता है। अच्छा। हमारी बॉडी में कहीं पे सूजन वगैरह हो उसको भी कम करता है, इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। और B12 नसों के लिए तो ज़रूरी है। तो इसलिए अगर कोई, हमारा सारा ये जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सब हमारे ब्रेन सिग्नल्स, हार्मोन्स के ऊपर ही है, नर्व्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो B12 हमारी नर्व स्ट्रेंथनिंग के लिए है।
है ना। तो B12 तो और D3 दोनों ही कम मिलते हैं और दोनों लेना भी ज़रूरी है एज ए सप्लीमेंट्स फॉर्म अगर आपका काम है तो। ओके। अक्सर सर क्या होता है कि जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है और प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है कि वो अपने जॉइंट्स के पेन में बहुत ज़्यादा शिकायत करती है कि मेरे जॉइंट पेन में बहुत ज़्यादा आजकल परेशानी हो रही है। ये प्रेगनेंसी के बाद नॉर्मल है या फिर कोई अलार्मिंग कंडीशन है जिस पे ध्यान देना चाहिए? नहीं, ये नॉर्मल है हमारा। जैसे हमने ईस्ट्रोजन की बात करी थी, प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनता है फीमेल्स में। ओके। वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नेचुरली आपकी जो मसल्स हैं उनको कमजोर करता है। आपकी बॉडी में थोड़ी सी वाटर रिटेंशन होती है, सूजन आ जाती है। तो सबसे ज्यादा आपको जो हमारे पास जो फीमेल्स आती हैं उनको कार्पल टनल की एक बीमारी होती है, कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। कौन सा? कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल? हाँ, हमारे रिस्ट के अंदर यहाँ पे सूजन आने की वजह से यहाँ पे जो नस होती है जो हमारी इन 3 उंगलियों को सप्लाई करती है वो दबने लग जाती है। ठीक है। तो उनको सोते सोते झंझनाहट, सुनपन और पेन आएगा इन 3 उंगलियों में। ओके। तो वो वाटर रिटेंशन की वजह से होता है। यहाँ पर हमारी रिस्ट के पास जब पानी जमा हो जाता है तो नस दबती है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जो भी मसल्स हैं हमारे, टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम या रिस्ट की मसल्स की प्रॉब्लम, क्योंकि मसल्स इन जनरल कमजोर हो जाती हैं। तो प्रेगनेंसी में भी फीमेल्स को एक्सरसाइजेस करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर फैमिलीज में ऐसा होता है ना कि फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसको थोड़ी एक्स्ट्रा केयर मिली जाती है, उसको बोला जाता है आप कुछ मत करो, ऐसा नहीं। लेकिन अपना डेली काम आप करते रहो, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करो। सबसे अच्छी एक्सरसाइज योगा है जो वो कर सकती है, जिसमें आपकी सारी हेड टू टो सारी मसल्स की एक्सरसाइजेज होगी, स्ट्रेचिंग होगी। तो अगर वो आप कर रहे हो, मसल्स को स्ट्रेंथन रख रहे हो, तो नहीं आएगी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम। ओके। अक्सर महिलाएं क्या करती है इसके लिए भी थोड़ा सा अपने आप को फिट रखने के लिए एक डाइटिंग का आता है कि डाइट करती है, क्रश डाइट भी करती है। इसका और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है आजकल सोशल मीडिया पे, आप डाइट कीजिए, क्रश डाइट कीजिए। इसका महिलाओं की हड्डियों पे कितना प्रभाव पड़ सकता है? ये नॉर्मल है या उसका कोई डेंजर इफेक्ट भी हो सकता है? अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हो, अपनी डाइट में प्रोटीन क्वांटिटी, फैट और वो एक प्रोपोर्शन में ले रहे हो, और तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ही जो हमको अगर बिल्कुल भी आप कैल्शियम के कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे हो अपनी डाइट में, बिल्कुल आपने उनको निगलेक्ट कर दिया है, आप प्रोटीन पे फोकस नहीं कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली मसल्स भी कमजोर हो रही है, धीरे धीरे बोन्स भी कमजोर हो रही है। तो डाइटिंग से मैं प्रेफर करता हूँ कि ज़्यादा आप एक बैलेंस डाइट लें, जितना आपको जरूरी है उतना रहे। थोड़ी बहुत कैलोरी डेफिसिट में आप रह सकते हैं। अगर आपको मान लो 2200 चाहिए, आप 2000 ले रहे हो, 1800 ले रहे हो, ठीक है। बाकी अपनी एक्सरसाइजेज आप रेगुलरली करो, लेकिन एक लिमिटेड जो डाइट हमको चाहिए अपनी बोन हेल्थ मेंटेन करने के लिए, मसल मेंटेन करने के लिए, उतना तो आपको लेना ही पड़ेगा। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, जॉइंट पेन आने लगेंगे, इंजरीज होंगी। ओके। तो सर एक चीज़ बताइए, आज एक नॉर्मल स्टैंडर्ड एक एज अगर ले 35 ईयर की एक वुमेन है जो कि वर्किंग वुमेन है, प्रोफेशनल वुमेन है, आप उसकी बोन हेल्थ के लिए क्या एक आइडियल रूटीन उसको बताना चाहेंगे जिससे कि उसको बोन से रिलेटेड कम से कम कोई समस्या ना हो? जी, आप डेली कम से कम 25 से 30 मिनट वॉक करें। आप योगा या किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज जो आपको पसंद है, आपको डांसिंग पसंद है, आपको योगा पसंद है, जिम पसंद है, आधा घंटा वो एक्सरसाइजेस करें। स्मोकिंग, अल्कोहल अवॉइड करें। एक बैलेंस डाइट ले जिसके अंदर प्रोटीन, कैल्शियम सब कुछ आपको मिल रहा है। अपना सही मेंटेन, पोस्चर अपना सही मेंटेन करें, ठीक है ना। तो ये सब चीजें भी अगर आप बेसिक कर रहे हो तो आपको इन जनरल कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए रिलेटेड टू ऑर्थोपेडिक्स। ओके। आजकल सर क्या हो रहा है कि आईपीएल चल रहा है, ठीक है। आईपीएल देख के हम लोग बहुत एक्साइटमेंट होते हैं, और आईपीएल के साथ साथ हम लोग भी क्रिकेट खेलने का जो जुनून हमारे अंदर होता है, हम खेलते हैं, गली में खेलते हैं, अपने फील्ड में खेलते हैं, खेतों में खेलते हैं। उसके साथ में बहुत सारी ऐसी इंजरीज है जो होने लगती है। किस तरह की इंजरीज ऐसे इंसानों को अक्सर हो जाती है जिस पे थोड़ा सा कंसर्न करना जरूरी है कि अगर इस तरह का कुछ हुआ है, चोट लगी है, तो तुरंत डॉक्टर को जाओ? इंजरीज देखो इसलिए होती है ना क्योंकि हम रूटीन में नहीं कर रहे वो चीज़ें। अचानक एक दिन दोस्त का कॉल है, हम चले गए खेलने के लिए। ऐसा ही होता है। हमारी जो मसल स्ट्रेंथ है, मोबिलिटी है, वो इतने दिनों से नहीं हुई है ना। स्पेशली क्रिकेट खेलते हुए जब आप बॉलिंग डालते हैं, आपके कंधे पे, अगर आपके कंधे में इतने टाइम से आपने एक्सरसाइज नहीं करी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, या दूर से थ्रो करते हैं तो हमारे जो लिगामेंट्स हैं, यहाँ के कैप्सूल्स हैं, उस पर स्ट्रेच पड़ता है, तो यहाँ की इंजरीज होने का चांस है। तो आप अगर खेल भी रहे हो तो वार्म अप अच्छे से करो, स्ट्रेचिंग करो पहले, 2-3 बार अपने मतलब 10-15 बार कंधे की रोटेशन करो, स्ट्रेचिंग करो, उसके बाद आप करोगे तो इंजरीज का चांस कम हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा ऐसे नहीं, मतलब लेग्स की भी स्ट्रेचिंग करो, सब कुछ स्ट्रेचिंग करके वार्म अप करके बॉडी जब गर्म हो तब आप खेलो तो अच्छा है। ओके। तुरंत जाके आप सोचो कि मैं इतनी तेज बॉल डाल दूंगा या तो दूर से ऐसे इतना थ्रो कर दूंगा, तब तो इंजरीज का चांस डेफिनेटली बढ़ जाएगा। ओके। जो एसीएल टियर्स वाली जो बीमारी होती है अक्सर ये टीनेजर में भी होने लगी है, लेकिन ऐसा कहते थे कि पहले ये सिर्फ जो प्रोफेशनल एथलीट होते हैं उनमें होती थी। अब ये बीमारी टीनेजर में होने के पीछे का रीजन क्या हो सकता है? ऐसा नहीं कि टीनेजर्स में कुछ कारण बढ़ा है, हमारा अब इंडिया
एक स्पोर्ट्स कंट्री की तरफ जा रहा है। अब स्पोर्ट्स बहुत कम एज से, जैसे हम पहले नहीं खेलते थे, आजकल पेरेंट्स भी कंसीडर कर रहे हैं बच्चों को स्पोर्ट्स एज अ कैरियर बनाने का, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा खुल गई हैं, ट्रेनिंग फैसिलिटीज हैं, सब कुछ है। तो एज अ रूटीन स्पोर्ट्स कल्चर बढ़ गया है इंडिया में। आजकल छोटे छोटे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब भी आप कोई स्पोर्ट्स खेलोगे उसमें इंजरीज का चांस हमेशा रहेगा, स्पेशली कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जैसे रेसलिंग हो गई हमारी, है ना, बॉक्सिंग हो गई। तो उसमें जो सडन ट्विस्टिंग मूवमेंट्स होती है, सडन जर्क हमको हमारी बॉडी को लगता है। फुटबॉल खेलते वक्त अगर आप भाग रहे हैं, किसी ने आपके पैर के ऊपर पैर रख दिया, आपकी बॉडी आगे चली गई, घुटना वहीं पे रह गया, तो ट्विस्ट हो जाता है। तो ये ACL जो इंजरी होती है वो घुटने की सडन ट्विस्टिंग मूवमेंट्स की वजह से होती है। तो हमारा ACL का काम है दोनों हड्डियों को कनेक्ट करता है, ऊपर और नीचे घुटने की हड्डी को, और आगे भागने से रोकता है। तो जब सडन ट्विस्टिंग मूवमेंट्स होती है तो ACL पे स्ट्रेस पड़ के वो टूट जाता है ना। तो वो अगर आप, वो तो कॉन्टैक्ट गेम का पार्ट है, वो पार्ट एंड पार्सल है किसी भी इंजरीज का। और स्पोर्ट्स इंजरीज किसी भी आपको हो सकते हैं, जरूरी नहीं है ACL स्पोर्ट्स इंजरीज में ही टूटता है, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज में मतलब भी ये लिगामेंट है। अच्छा, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं उसको। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक के साथ में काम करता था, तो हम फुटबॉल खेलते थे। मैंने कभी फुटबॉल खेली नहीं, ऐसे ही मजे मजे में खेल ली। तो अब उनका एक मतलब फुटबॉल को हिट करने का तरीका अलग होता है, हम तो सीधा ऐसे मारते हैं पैर, हमको आता नहीं। तो अचानक से घुटनों में एक ऐसी आवाज़ आती है और वो इतना पेन होता है, तो फिर आप उसको ज़्यादा देर तक हिला नहीं सकते, थोड़ी 15-20 मिनट बाद फिर वो ठीक हो जाता है। ये वही है? नहीं, ACL लिगामेंट में अगर आपका होगा, डेफिनेटली जो आप बता रहे हो, आवाज़ आएगी आपको, सूजन एकदम ज़्यादा हो जाएगी, आप तुरंत वजन दे के नहीं चल पाओगे। वो ACL लिगामेंट मतलब पूरा लिगामेंट वो टूट गया आपका। अच्छा, ठीक है। जो आप वो आवाज़ बता रहे हैं वो हल्का फुल्का कोई मसल में क्रैम्प आया या मसल में खिंचाव आ गया किसी पर्टिकुलर पोजीशन में, वो क्रैम्प तो आपका टाइम के साथ थोड़ा सा रेस्ट लेके ठीक हो जाएगा। लेकिन ACL लिगामेंट हमारे घुटने के अंदर लिगामेंट है जो कि सपोर्ट करता है लिगामेंट को, अगर वो टूट गया तो हमारा घुटना लचक मारेगा। आप चलते वक्त आपको फील होगा कि नीचे वाली हड्डी आगे की तरफ खिसक रही है। अच्छा, उसके लिए आपको सर्जरी करानी पड़ती है अगर वो पूरी तरह से टूटा है तो। अरे बिल्कुल, आप देखोगे बहुत सारे एथलीट्स हैं हमारे, अभी जैसे ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था, उसके घुटने के 3 लिगामेंट्स टूटे थे, उसको सर्जरी कराई। बहुत सारे, चेतेश्वर पुजारा के दोनों साइड का ACL हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारे रेसलर्स तो बहुत ज़्यादा कॉमनली हमारे पास आते हैं, स्पेशली हरियाणा से, जिनके ACL लिगामेंट में इंजरी होती है। अक्सर जब हम लोग देखते हैं ना, क्रिकेट देखते हैं, तो अचानक से क्या होता है कि जो भागते हुए या तो बॉलर होता है या फिर जो रन ले रहा है वो होता है, ये बैट्समैन होता है, अचानक से वो चलते चलते ऐसे लेट जाता है, ऊपर अपनी टांग उठा लेता है। यहाँ पे क्या होता है, वो हैमस्ट्रिंग्स का खिंचाव आ जाता है उनको। अच्छा, वो उसका डिहाइड्रेशन, मेरे को जो लगता है सबसे कॉमन कारण है डिहाइड्रेशन, क्योंकि उनकी जो जिस कंडीशंस में खेल रहे होते हैं, इतनी गर्मी में भी वो खेल रहे होते हैं, कंटिन्यूसली खेल रहे होते हैं, तो जब डिहाइड्रेशन होता है हमारी बॉडी में मसल क्रैम्प होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो तो एकदम पीक फिटनेस पे खेल रहे हैं, तब भी उनको वो क्रैम्प्स वगैरह आ रहे हैं। एक तो वो सडन रनिंग कर रहे हैं, मसल पे जोर ज्यादा पड़ रहा है, और साथ के साथ जब डिहाइड्रेशन होती है तो वो क्रैम्प्स आने का चांस बढ़ जाता है। ओके, तो अचानक से ऐसा लगता है कि बहुत पेन होता है। तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो वो मसल्स को थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करते हैं, वहाँ पे आइस वगैरह लगाते हैं, आप स्प्रेस करते हो ताकि पेन रिलीफ आपको आ जाए, तो उससे वो क्रैम्प थोड़ा सा सेटल हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि डे ड्रिंक्स ब्रेक वगैरह में वो अपने आप को हाइड्रेट रखते हैं ताकि ये सब पीते रहते हैं। अच्छा, उसकी वजह से होता है। ओके, अक्सर जब हम लोग जिम करते हैं, और हम खास करके बॉयज में क्या होता है कि वो ऊपर के हिस्से को जो है सोचते हैं कि बॉडी बाइसेप्स बन जाए, चेस्ट वगैरह बन जाए, अपने 6 पैक्स आ जाए, और नीचे पे ज़्यादा ध्यान न दे। ऐसा पॉसिबल है कि अगर जो इंसान जिम करता है, जिम करके सिर्फ अपर बॉडी पे फोकस करता है, नीचे घुटनों पे फोकस नहीं करता है, और आफ्टर बिकम अ बॉडी बिल्डर, क्या उसके घुटनों पे कोई हार्मफुल इफेक्ट होता है? बिल्कुल होता है। अगर आप मसल स्ट्रेंथनिंग नहीं करोगे, आपका वेट बढ़ रहा है, आपका मसल बल के कारण भी अगर वेट भी बढ़ रहा है, तो आपके जॉइंट्स पे तो, घुटनों पे तो ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है ना। लेग वर्कआउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लेग मसल्स हमारी बहुत बड़ी मसल्स है, जो भी हमारे शरीर में बड़ी मसल्स हैं, वो लेग्स में, हाँ, लेग्स में है, हमारी बैक में है, तो उनका वर्कआउट करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एक अच्छी बॉडी चाहते हो, अगर आप उसके वर्कआउट कर रहे हो, तो उसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा हो रहा है। जब आप वर्कआउट करके निकलते हो, 2-3 दिन तक हमारा आपका फैट बर्न होते रहता है, मसल्स की रिकवरी होते रहती है ना। तो लेग्स वर्कआउट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो, आप डेड लिफ्ट कर रहे हो या नीचे से स्क्वाट्स कर रहे हो, तो सारा प्रेशर नीज पे जा रहा है, तो हमको आइडियली लेग वर्कआउट हमको स्किप नहीं करना चाहिए। ओके, साथ साथ आपको होना चाहिए, रखना चाहिए, बिल्कुल। ओके, रनिंग करते हैं लोग, मैराथन ये वगैरह होती है, तो और जो एक इंसान है कि डेली कम से कम वो 10 किलोमीटर तक दौड़ता है, डेली उसका है, वो हमारे घुटनों के लिए अच्छा है या बुरा है? अगर आप अपनी मसल स्ट्रेंथ अच्छी रख रहे हो, रेगुलर स्ट्रेचिंग कर रहे हो, रेगुलर अपनी मसल की एक्सरसाइजेस कर रहे हो नीज की, तब आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो वो चीज़ें निगलेक्ट करेगा, अगर आप सिर्फ रनिंग करोगे, अपनी मसल स्ट्रेंथनिंग पे काम नहीं करोगे, तो आपकी नीज जल्दी खराब हो जाएगी। अच्छा,
तो मैराथन रनर्स बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, अपने मसल्स की स्ट्रेंथनिंग रेगुलरली करते हैं, अपने वेट लिफ्टिंग के थ्रू या किसी भी और फॉर्म से अपनी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करते हैं, तभी वो कंटिन्यूस अपना कैरियर मेंटेन कर पाते हैं। ओके, साथ साथ होनी चाहिए। बिल्कुल, मसल स्ट्रेंथनिंग के बिना अगर आप सिर्फ रनिंग करोगे तो आपके जॉइंट जल्दी खराब होंगे। ओके, अगर किसी को स्पोर्ट्स इंजरी हुई है जी, तो स्पोर्ट्स इंजरी होने के 48 घंटे तक या 48 घंटे में हमको वो 2-3 काम जो हमको बिल्कुल करने चाहिए, और वो भी जो हमको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। देखो बहुत ही एक आसान सा एक निमोनिक है इसका, राइस, RICE। ठीक है, जब भी कोई इंजरी हो रही है, सबसे R मतलब रेस्ट, आप उस पार्ट को रेस्ट दीजिए जहाँ पर भी इंजरी है। ठीक है, I मतलब आइस, ठीक है, आप आइस लगाइए वहाँ पर, हर 3-4 घंटे में 10-15 मिनट के लिए आइस लगाइए। दूसरा है कंप्रेशन, ओके, अगर आप जैसे गर्म पट्टी, क्रैप बैंडेज जो लोगों के घर में रहती है उसको आप बांध सकते हैं। और लास्ट E एलिवेशन, आप उस पार्ट को एलिवेट करके नीचे, जैसे अगर लेग में इंजरी हुई है आप नीचे पिलो लगा के उसको एलिवेट करके रखिए। तो ये राइस थेरेपी हर कोई अपने घर में कर सकता है, जब तक आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, एटलीस्ट उतना तो करें। मेरे पास पेशेंट आते हैं जिनको इंजरी हो गई है, पता नहीं रहता कि तुरंत आइस लगाना था, गर्म लगाना था, कैसे करना था, तो एटलीस्ट आप उसको सपोर्ट दे दीजिए। अगर मान लो आपके रिस्ट में कोई इंजरी हो गई, आप टेम्परेरी घर पे एक कार्डबोर्ड रख के ही एटलीस्ट कार्डबोर्ड रख के हाथ को सपोर्ट दे दीजिए, उसको नॉर्मल बैंडेज से बांध दीजिए, बर्फ लगाएं, उसको ऐसे एलिवेट करके रखें। तो इतना घर पे कोई भी कर सकता है। और ये अगर सिर्फ 4 आप राइस वर्ड का यूज करेंगे तो उससे आपको ठीक रहेगा, जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे। ओके, कुछ लोग ऐसे भी होते ना कि अगर मान लीजिए एक सिद्धू पाजी एक किस्सा बता रहे थे सचिन जी का, उनको लगी थी बॉल और फिर बोलते था कि रेस्ट कर लो, उन्होंने बोला नहीं मैं तो खेलेगा, और वो खेले भी उसके बाद में। लेकिन उसको देखकर कुछ हम लोग जैसे भी मतलब मोटिवेट हो जाते। अगर इंजरीज में इंसान खेल रहा है तो उसके लिए आगे जाके कितना खतरनाक साबित हो सकता है, उसके जॉइंट्स के लिए, उसकी बोन हेल्थ के लिए। देखो डेफिनेटली इंजरीज में हम तो एडवाइस नहीं करते हैं, है ना। मेरे पास ऐसे एथलीट्स आते हैं, अभी रिसेंटली एक प्रो कबड्डी प्लेयर का हमने सर्जरी करी थी शोल्डर की। मैंने उसको सर्जरी के बाद एडवाइस किया कि एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स उसको रिहैब में लगेगा। उसको मतलब उतना टाइम देना पड़ेगा अपनी मसल रिकवरी के लिए, सर्जरी में जो हमने करा है उसकी रिकवरी के लिए। लेकिन उसका 3 महीने बाद ही टूर्नामेंट है ना। तो आइडियली या तो वो अपने टूर्नामेंट को, अपने कैरियर को एट स्टेक रख के वो चीज़ ना करे, लेकिन उसके लिए वो भी जरूरी है ना। तो उसको उस टूर्नामेंट में खेलना भी पड़ा, उसको मतलब बाय चॉइस वो खुद से ही खेलना चाहता था। एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है डिसीजन लेना कि अगर वो रेस्ट ज्यादा टाइम के लिए ले रहा है, उसका कैरियर स्टेक पर आ रहा है ना, और अगर वो उस पर फोकस कर रहा है, इंजरीज बढ़ने का चांस हेल्थ, हाँ है ना। तो वो मैं तो उन्हीं को ही चॉइस देता हूँ, बिकॉज उन्हीं की लाइफ है, उन्हीं को डिसाइड करना है। लेकिन अगर आप इंजरीज में कंटिन्यूसली एक्सर्ट कर रहे हो तो दिक्कत की बात है, वो तो नहीं करना चाहिए हमको। ओके सर, एक बात बताइए, जैसे ये स्लिप डिस्क का जब ऑपरेशन होता है उसमें जो हमारी ये वाली बोन होती है ये डलती है नहीं? स्लिप डिस्क में? हाँ, स्लिप डिस्क में तो नहीं, हम बोन नहीं डालते हैं। जब स्लिप डिस्क का मतलब क्या है, जैसे हमारी 2 हड्डियां हैं, रीढ़ की हड्डी, उसके बीच में एक डिस्क रहती है। अच्छा, ठीक है, एक थिक जेल लाइक स्ट्रक्चर है। अच्छा, वो पीछे खिसक जाता है, वो पीछे से बल्ज आउट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, वो फिर जो पीछे हमारी नसें होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड होती है, उस पर प्रेशर आने लगता है, और उसकी वजह से हमको सिम्टम्स आते हैं कि पैरों में झंझनाहट, सुनपन और कंटिन्यूसली पेन रहता है। तो हम ऑपरेशन के दौरान सिर्फ वो जो डिस्क निकली हुई है ना, उसको हम हटा देते हैं, ताकि नसों के ऊपर से जो प्रेशर है उसको हम हटा सकें। और जहाँ पे पहले थी वहाँ पे उसको फिक्स कर देते हैं? फिक्स नहीं करते हैं, सिर्फ जो पार्ट निकल गया, बाकी तो डिस्क अंदर ही है। जो थोड़ा सा पार्ट बाहर निकला हुआ है, जो नसों पे प्रेशर आ रहा है, उसको हम काट के निकाल देते हैं, तो नसों के ऊपर से प्रेशर हट जाता है। तो फिर आदमी को सिम्टम्स आ जाता है, नॉर्मल हो जाता है कुछ। तो नॉर्मल ऐसे ही बैंड सब होता है, कोई दिक्कत नहीं? लेते हैं। हाँ, सीवियर केसेस में जब हमारी स्पाइन भी खराब होने लग गई, जो स्पाइन के जोड़ है वो भी खराब होने लग गए, तब हमको थोड़ी सी बड़ी सर्जरी करनी पड़ती है, जिसमें पूरी पीछे से हम हड्डी निकाल देते हैं नसों को, ताकि पूरा रिलैक्सेशन मिल पाए। लेकिन वो तब होता है जब स्पेशली ओल्ड एज में, जब आपकी अर्थराइटिस भी होने लग जाती है जो स्पाइन के अंदर, तब उस सर्जरी के लिए जाना पड़ता है। ओके, एक मैंने देखा है कि ये बोलते हैं ना हिप रिप्लेसमेंट, क्या होता है वो? अलग होता है ना हिप रिप्लेसमेंट? जैसे नी रिप्लेसमेंट होता है नी अर्थराइटिस के लिए, वैसे ही हिप रिप्लेसमेंट हिप अर्थराइटिस के लिए होता है। अच्छा, आपके जैसे नी जोड़ टाइम के साथ खराब हो रहा है, हिप जॉइंट भी धीरे धीरे एज के साथ खराब होता है, लेकिन हिप कम खराब होता है। हिप की जो हमको हिप रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है, उसका ज्यादा कॉमन कारण है AVN, एक बीमारी होती है जिसको एवेस्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं। वो भी अभी कोविड के बाद बहुत ज्यादा केसेस हमारे पास आ रहे हैं, और ये बीमारी यंग एज पे ज्यादा हो रही है लोगों को। जो 20 to 40 की एज में लोग हैं, उनकी एज में ही ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो उनको उस कम एज में भी हिप रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। और ये बीमारी जो AVN है, इसका 60% केसेस में तो कोई कारण नहीं होता, इडियोपैथिक कारण है।
इडियोपैथिक मतलब? इडियोपैथिक मतलब कुछ आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते क्यों हो रहा है, क्योंकि वो ब्लड सप्लाई हमारी जो हिप बोन का है इस तरह से रहता है कि किसी भी चीज़ की वजह से वो ब्लड सप्लाई हैम्पर हो गया तो हमारी वो जो हड्डी है वो गलते चली जाएगी और वो अर्थराइटिस कर देगी। स्पेशली ज़्यादा, और दूसरे जो कारण है वो है अगर आपको कोविड पे जिन लोगों ने स्टेरॉइड्स का यूज़ करना पड़ा, जिसको स्टेरॉइड दवा खाना पड़ा कोविड की वजह से या किसी और कारण की वजह से भी, उन लोगों में वो चांस बढ़ जाता है। स्मोकिंग का कारण है, स्मोकिंग और अल्कोहल के कारण भी वो बढ़ जाता है। किसी किसी में बचपन से कुछ बीमारी होती है, प्रोटीन सी डेफिशिएंसी बोलते हैं, उसमें ब्लड का डिसऑर्डर है, उसमें भी वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब अगर किसी भी कारण की वजह से, या फ्रैक्चर भी कारण है, अगर आपका हिप का कुछ ऐसे फ्रैक्चर्स होते हैं जो कि ब्लड सप्लाई को हैम्पर करते हैं, तो तब आपको हिप रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। ओके। और वैसे इसके पीछे का और कुछ क्या होता है, अगर ये एक्सीडेंट हटा दिया जाए और ये बीमारी हटा दी जाए, और क्या क्या ऐसी हमको डाइट में चेंजेस करना चाहिए जिससे कि अर्थराइटिस है वो ना हो? बस सर वही जैसे हमारे नीज के लिए सेम हमको वैसी एक्सरसाइजेस करनी है, अपनी बॉडी वेट मेंटेन रखना है। हिप का इन जनरल नीज से थोड़ा सा कंपैरेटिवली एज के साथ जो अर्थराइटिस होती है उसमें नी ज्यादा कॉमन है हिप के कंपैरिजन में, क्योंकि हिप की मसल्स ज्यादा स्ट्रांग होती है हमारी इन जनरल, और हिप नीज पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है हमको। ओके, हम अर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, तो अर्थराइटिस का बात सुनते ही हमारे मतलब गठिया दिमाग में आता है, ठीक है। और जब गठिया का हम नाम सुनते तो हमें दिमाग में सिर्फ आता है हमारा घुटना, कि गठिया हमेशा घुटनों में ही हो सकती है, ठीक है। ये आखिर घुटनों में क्या चेंजिंग आता है अंदर जिसकी वजह से इसको गठिया मतलब गांठ हो जाना है, ऐसा कुछ बोलते हैं क्या उसको? नहीं, गठिया एक आम भाषा है। अर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं, अर्थराइटिस बहुत तरीके की होती है। एक तो हमारी एज के साथ हो रही है, धीरे धीरे वियर एंड टियर हो रहा है, मसल्स कमजोर हो रही है, कार्टिलेज घिस रहा है, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। रीजनरेटिव अर्थराइटिस भी उसका दूसरा नाम है। तो वो नीज में ज्यादा कॉमनली होते हैं, क्योंकि नीज में ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है हमको, नीज की मसल्स की कमजोरी की वजह से, वेट बढ़ने की वजह से ये सब प्रॉब्लम होती है। दूसरा जो अलग बीमारी है आपको, इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस होती है, जिसके अंदर बहुत, जिसको गठिया बाय बोलते हैं लोग, बाय हो गया है ना। तो वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, बहुत तरीके की इसके अंदर सब डिवीजन में बीमारियां रहती हैं। जो हम डिस्कस कर रहे थे कि सुबह उठ के आपको अकड़न होता है आधे घंटे के लिए, वो सब उस बीमारी की निशानी है ना। वो एक ऑटो इम्यून बीमारी है। जैसे कैंसर का कोई कारण नहीं होता किसी में, वैसे ही ऑटो इम्यून बीमारी किसी को भी हो सकती है, और वो आपकी बॉडी आपके जोड़ों के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना रही है, तो वो उनके लिए हमको दवाइयाँ लेनी पड़ती है, और दवाइयाँ आपकी वो बीमारी को दबा के रखती है। ओके, तो ये दवाई छोड़ने के बाद ये फिर से हो जाती है? हाँ, कभी भी रिलैप्स हो सकता है। तो आइडियली जैसे आप बीपी शुगर की दवाई ले रहे हैं लाइफ लॉन्ग, तो ये बीमारियां भी आपको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ सकती है अगर आपको सिम्टम्स हैं तो। ओके, तो अर्थराइटिस और जो सिंपल जॉइंट पेन होता है, इन दोनों में फ़र्क कैसे करें, क्या वार्निंग साइन होता है कि ये पेन जो है अर्थराइटिस का और ये सिंपल जॉइंट पेन हो सकता है? देखो, अर्थराइटिस का पेन ना आपको टिपिकली एक्सर्शन के टाइम पे ही होगा। जब आप रेस्ट पर हो जनरली आपको पेन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जब आपके जॉइंट्स पे प्रेशर पड़ेगा तभी आपको होगा। ठीक है। जॉइंट पेन बहुत सारे कारण की वजह से हो सकता है, जिनमें से अर्थराइटिस एक कारण है। ओके, आपकी अगर जॉइंट के अंदर किसी वजह से सूजन हो, आपके मसल्स वगैरह में सूजन हो रही हो, या मसल में हल्का सा टियर हो, वो सब भी जॉइंट पेन कर सकता है। तो अगर हम जॉइंट को डिवाइड करें तो हमारी एक हड्डियां हो गई और हमारे सॉफ्ट टिश्यू हो गए, जिसमें मसल्स, लिगामेंट्स हैं। तो जॉइंट पेन का कारण बोन्स भी हो सकता है, लिगामेंट्स भी हो सकता है, मसल्स भी हो सकता है। अर्थराइटिस में सिर्फ आपका जो कार्टिलेज घिसा हुआ है, आपको जोड़ के अंदर से ही पेन फील होगा, स्पेशली जब आप एक्सर्शन वाला काम करेंगे, ज्यादा चलेंगे, सीढ़ियां वगैरह चढ़ेंगे उतरेंगे, तब आपको पेन फील होगा। ओके, वैसे नहीं होगा? वैसे नहीं। ओके, अक्सर क्या कहते हैं कि वो सर्दी जो बारिश वगैरह होती है उसमें जॉइंट पेन ज़्यादा होता है, ये मिथ है या फिर ये पीछे साइंटिफिक फैक्ट है? साइंटिफिक फैक्ट है। सर्दियों में पेशेंट्स को जॉइंट पेन ज़्यादा फील होता है। अच्छा, हाँ। क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो ब्लड फ्लो होता है ना, थोड़ा सा कम हो जाता है जॉइंट्स में, हमारी स्टिफनेस वगैरह जॉइंट्स में बढ़ जाती है ना। अगर आप वो अपनी बॉडी को वार्म रखेंगे, थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस करेंगे, बॉडी को गर्म कर जिससे हो जाए, तो आपको वो पेन कम हो जाएगा। तो डेफिनेटली सर्दियों में एक्सपेक्टेड है कि जिन लोगों को जॉइंट की प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि ब्लड फ्लो कम हो जाता है, हमारा स्टिफनेस हो जाती है, तो उस वजह से उनको जॉइंट पेन ज़्यादा फील होता है। ओके, अक्सर जॉइंट अगर एक बार डैमेज हो गया मान लीजिए, ठीक है, तो क्या उसे फिर से वैसे के वैसे ठीक करना पॉसिबल है जैसे वो पहले था? अभी तक मेडिकल साइंस ऐसे नहीं आई है कि जो हमारे जॉइंट कार्टिलेज को दोबारा बना सके। अच्छा, ठीक है। आजकल जैसे हमारी ये रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी सर्जरी के लिए बढ़ रही है, वैसे ही हमारी एक अलग साइंस डेवलप हो रही है जिसको रीजनरेटिव मेडिसिन बोलते हैं। वो उनके यही कोशिश है कि हम स्टेम सेल्स के थ्रू, टिश्यू इंजीनियरिंग के थ्रू आपका जो कार्टिलेज डैमेज है उसको हम दोबारा बना सकें। आजकल जो बेस्ट हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है वो एक PRP थेरेपी है, जिसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है, और बोन मैरो, ओके, जिसके अंदर हमारे ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं, स्टेम सेल्स रहते हैं, जो कोशिश करते हैं कि हमारा जो कार्टिलेज घिस चुका है उसको हम रीजनरेट कर सकें। ठीक है। अभी तक प्रूवन नहीं है कि वो साइंटिफिकली एकदम 100% क्योर आपको देंगी, लेकिन हम पेशेंट्स को लगा भी रहे हैं। पेशेंट्स को कुछ पेशेंट्स को 50-60% पेशेंट्स को आराम भी आता है और उनकी सर्जरी डिले भी होती है। ठीक है। तो उनका यही प्रिंसिपल है थ्योरेटिकली कि जो ग्रोथ फैक्टर, जो स्टेम सेल्स है, वो दोबारा उस कार्टिलेज को बनाए।
ज़रूरी नहीं है वो उसी तरह का बने। कार्टिलेज भी दो तरीके के होते हैं हमारे, हाइलिन कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज जो हमारे नेचुरली हम जब पैदा होते हैं, जो हमारे जॉइंट्स में होता है, उसमें इलास्टिसिटी होती है। जब वो हम चलते हैं वो दबता है, कुशन की तरह काम करता है, वापस आता है, रिकॉइल होता है। फाइब्रो कार्टिलेज एक थिक कार्टिलेज होता है, ठीक है। तो जब हील होता है ना वो इनके थ्रू, वो जनरली अभी फाइब्रो कार्टिलेज में बनता है। तो उसकी नॉर्मल नेचुरल जैसी फील नहीं आती, लेकिन पेन में पेशेंट्स को रिलीफ आता है। तो होपफुली रीजनरेटिव मेडिसिन धीरे धीरे एडवांस हो रही है। हम हो सकता है कि नॉर्मल कार्टिलेज बनाना शुरू कर सकें पेशेंट्स का, उससे वो सर्जरी हम डिले कर सकते हैं और इवन रोक भी सकते हैं सर्जरी। अगर मान लीजिए ये वाली मेडिसिन रीजनरेटिव मेडिसिन बन गई, हाँ, तो फिर घुटना पहले जैसा हो सकता है हमारा? बिल्कुल रीजनरेट कर सकते हैं। आपको पेन कम फील होगा, आपका कार्टिलेज दोबारा बन जाएगा। बेसिकली प्रॉब्लम ही यही है कि आपका कार्टिलेज घिस रहा है। अगर आप उसी को दोबारा से बना सके, कार्टिलेज को दोबारा रीजनरेट कर सके, तो आपको पेन नहीं होगा। अक्सर क्या होता है सर, खास करके जो लोगों को नी पेन होता है, घुटनों में जो दर्द होता है, वो क्या करते हैं, उसमें लापरवाही करके कॉम्बिफ्लाम, डोलो जैसी जो टैबलेट है, क्योंकि वो पेन किलर है, और वो ले लेते हैं, उनको थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है, और फिर बोलने वाले चलो ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म अगर वो ऐसा करे तो उसका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? आपकी कोई भी आप मेडिसिन ले रहे हो, वो हमारी लिवर में मेटाबोलाइज हो रही है और किडनी से एक्सक्रीट हो रही है, तो दोनों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। लिवर किडनी दोनों डैमेज हो सकते हैं अगर आप परसिस्टेंटली कंटिन्यूसली लंबे टाइम तक कोई भी पेन किलर या कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं। तो अगर आपको लेनी पड़ रही है ना, तो वही साइन है, वही इंडिकेशन है कि आप एक डॉक्टर के पास जाके दिखाएं और अपना उस तरह से जैसे वो ट्रीटमेंट सजेस्ट कर रहा है वो इलाज लें, क्योंकि वो परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है। जब तक आप ले रहे हैं आपको पेन में आराम मिल रहा है, जब आप छोड़ेंगे दोबारा पेन हो जाएगा, है ना। और वो आपकी बॉडी को अंदर से खोखला भी कर रही है, तो वो पेन किलर्स तो नहीं लेना है हमको डेफिनेटली। ओके, क्या योगा या जो एक्सरसाइज से हमें जो आर्थराइटिस है हम उसको मैनेज कर सकते हैं? बहुत हद तक, जैसे कोई भी हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जैसे हमने डिस्कस करा कि अगर हम मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो जॉइंट्स पे कम प्रेशर जाएगा। सबसे सेफ एक्सरसाइज जो मैं लोगों को बोलता हूँ वो योगा है। योगा और आपकी वॉक, आप डेली वॉक करो, सबसे कम प्रेशर पड़ रहा है आपके जॉइंट्स पे, योगा करो जितना आप कर पा रहे हो, क्योंकि योगा से आपकी सारे जॉइंट्स की मोबिलिटी बढ़ रही है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, स्ट्रेचिंग हो रही है सारे जॉइंट्स की। धीरे धीरे आप योगा में भी बहुत सारे स्टेजेस हैं, आप पावर योगा करेंगे, जब आप स्ट्रेंथ बढ़ाने के अपने ऊपर कोशिश करेंगे तो वो भी आप कर पाओगे। तो धीरे धीरे स्पेशली ओल्ड पीपल जो बाकी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज में इंजरीज हो सकते हैं, उनको योगा आप करो, आप घर पे अपने बेड पे लेट के नीचे मैट बिठा के आप कर सकते हो वो एक्सरसाइजेज, तो एटलीस्ट योगा करना शुरू करें। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं नहीं प्रॉब्लम की, जो बोलते हैं सर हम बाहर तो जा ही नहीं सकते एक्सरसाइज करने, हम इतना चल नहीं पा रहे, तो एटलीस्ट बेड पे लेटे लेटे आप करें। ओके, बोन कैंसर के बारे में सर थोड़ा बात करते हैं। और इंडिया में खास करके क्या है कि हमें लीवर कैंसर या फिर पेट के कैंसर के बारे में, ट्यूमर के बारे में थोड़ा अवेयरनेस है, लेकिन भारत में बोन कैंसर जो हड्डियों का कैंसर होता है इसके बारे में बहुत कम जागरूकता है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि बोन कैंसर क्या सच में ऐसा कैंसर होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल, अगर होता है तो कहाँ कहाँ पे हो सकता है? देखो, बोन कैंसर भी बहुत कॉमन है। अच्छा, आपका दो तरीके से बोन कैंसर होता है, तो वो बोन से ही ओरिजिनेट कर रहा है या किसी और ऑर्गन से आके वो बोन के अंदर आ रहा है। जैसे कभी लिवर, हमारे किडनी के कैंसर हो गए, पैनक्रियास के कैंसर हो गए, ये मेटास्टेसाइज करके फैल के बोन के अंदर भी आ सकते हैं और बोन से प्राइमरी कैंसर भी हो सकते हैं। किसी भी कैंसर की तरह बोन के कैंसर भी दो तरीके से होते हैं। एक होता है बेनाइन, जो कि फैलता नहीं है कहीं पे, उसी जगह पे बोन की ग्रोथ बढ़ गई। जो हमारे सेल्स होते हैं जो बोन को बनाते हैं उनको ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। तो वो ऑस्टियोब्लास्ट हमारे ज्यादा काम कर रहे हैं और वो नई बोन बनाए जा रहे हैं वहां पर। तो एक तरीके से बोन की ग्रोथ आपको बाहर की तरफ दिख सकती है। तो वो कुछ कैंसर बेनाइन है जो कि बाकी शरीर में नहीं फैलेंगे, उसी जगह पे है। अगर आपको कुछ कॉस्मेटिक रीजन की वजह से वो दिक्कत कर रहे हैं या कोई नर्व पे कंप्रेस कर रहा है तो उसको काट के हम निकाल देते हैं। ये कोई ज्यादा वो डेंजर नहीं है? डेंजर नहीं है। बेनाइन मतलब वो आपके शरीर में नहीं फैला हुआ, वो उसी जगह पे सीमित है। ठीक है। दूसरा होता है जो शरीर में फैल सकते हैं, मेटास्टेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑस्टियोसार्कोमा एक बीमारी होती है, एविंग सार्कोमा होते हैं, और ये यंग एज पे शुरू हो जाती है बच्चों के एज पे, एडोलेसेंट एज पे शुरू हो जाती है। ये इतनी रैपिडली बढ़ जाता है, आपकी मसल्स में घुस जाता है, आपकी ब्लड वेसल्स में घुस जाता है कि कभी कभी इसको एम्पुटेशन, पैर काटना पड़ जाता है, हाथ काटना पड़ जाता है अगर उसका टाइमली इलाज ना हो तो। ठीक है, तो इतने डेंजरस है। दूसरा हमारे बोन मैरो, जो जिससे हमारे सारे सेल्स बनते हैं, हमारे वाइट ब्लड सेल्स बन रहे हैं, तो वो वाले बोन मैरो के कैंसर्स भी बहुत कॉमन है। ल्यूकीमिया जिसने आपने सुना होगा, ल्यूकीमिया हो गया, हमारा मल्टीपल माइलोमा हो गया, ये सब हमारे बोन मैरो के थ्रू ही बन रहे हैं ना, तो उनको भी हम बोन कैंसर्स में ही काउंट करते हैं। बोन मैरो में कैंसर होता है? हाँ, जो बोन मैरो जो हमारे सेल्स बना रही है, उसी में ही वो सेल्स ज्यादा बना रही है, जिस वजह से हमारे सेल्स बढ़ गए हैं, और वो भी एक तरीके का कैंसर है, मल्टीपल माइलोमा। ये ट्रीटेबल है? बिल्कुल, कीमोथेरेपी में, रेडियोथेरेपी के थ्रू उसको ट्रीट करते हैं। तो ये दोबारा फैल सकता है? अगर हमको चेक रखना पड़ता है, कभी भी हमको साइंस से सिम्टम्स उसके आ रहे हैं तो दोबारा भी आ सकता है। क्या होता है बोन कैंसर के अर्ली सिम्टम्स वार्निंग क्या होते हैं? आपको किसी भी जगह पे स्वेलिंग आएगी, पेन आएगा, राइट। जैसे नॉर्मल कोई
कोई भी कैंसर होता है ना, इसमें आपको हर एक कोई भी कैंसर होता है तो आपका वेट लॉस होने लगता है रैपिडली, आपको भूख कम लगने लगती है, आपको बोन में स्पेशली आपको तो जल्दी डिटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उस आपको किसी अगर हड्डी में ग्रोथ हो रही है आपको पहले से फील हो सकता है, जल्दी पता लग जाएगा कि वहाँ पे कोई स्वेलिंग आ रही है, कोई ग्रोथ आ रहा है, और रैपिडली ग्रोइंग स्वेलिंग, मतलब बहुत जल्दी जल्दी वो स्वेलिंग बढ़ रही है ना, ऊपर रेडनेस आ गई है, आपकी नसें फूली हुई दिख रही है, इन्फ्लेम दिख रही है, तो वो सब बोन कैंसर की निशानी है। ओके, अच्छा मान लीजिए किसी इंसान की बिना किसी इंजरी के हड्डी क्रैक हो गई, टूट गई, तो क्या ये बोन कैंसर का साइन हो सकता है या ऑर्थोपोरोसिस का साइन हो सकता है? दोनों के साइन हो सकते हैं। बोन कैंसर की वजह से भी आपकी हड्डी कमजोर हो चुकी है तो आपको हल्के फुल्के टेबल हिट कर गई है, आपको कहीं पे हल्का सा भी प्रेशर पड़ गया, आपने ज्यादा जोर से दबा दिया, अगर बोन कमजोर है तो वो टूट सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस में फीमेल्स में या मेल्स में भी इन जनरल अगर ऑस्टियोपोरोसिस आपको बहुत ज्यादा है तो बैठे बैठे भी आपको रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर हो सकते हैं। अच्छा, स्पाइन के फ्रैक्चर, जिनको ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स बोलते हैं। आप बैठे, आपने देखा होगा ओल्ड एज में लोग धीरे धीरे आगे की तरफ झुकने लग जाते हैं, उनकी हाइट कम होने लग जाती है, ऐसे बेंड होने लग जाते हैं, तो वो उस ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स की वजह से ही होता है। आपकी रीढ़ की हड्डी जो नॉर्मल रेक्टेंगल की तरह दिखनी चाहिए वो आगे की तरफ से दबते चली जाती है, क्योंकि वो फ्रैक्चर की वजह से कंप्रेस हो जाती है। हड्डी कमजोर है, आगे से वो दब गई, उसको कंप्रेशन फ्रैक्चर बोलते हैं। ऊपर नीचे सारी हड्डियां धीरे धीरे आगे की तरफ दबने लग जाती है और ऐसे पोस्चर ऐसे हो जाता है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की ही एक साइन है जिसमें आगे ऐसे फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। ओके, तो 40 साल के बाद इंसान को आप क्या रिकमेंड करेंगे, ऐसे कौन से टेस्ट कराने चाहिए जिससे कि उनकी हड्डियों की हेल्थ के बारे में हमको पता लगे? देखो, अगर आपको जैसे हम नॉर्मल रूटीन चेकअप कराते हैं ना, LFT KFT, मेनोपॉज के बाद तो फीमेल्स अपना बोन डेंसिटी कराया करें। साल में एक बार अगर आप बोन डेंसिटी चेक करा रहे हो तो आपको पता लगेगा ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट नहीं हो रही। इन जनरल 40 के बाद मैं सजेस्ट करूंगा एक छोटा सा टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड। जैसे आप कहीं पे भी अल्ट्रासाउंड कराते हो, हमारे जॉइंट्स का भी आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हो। अगर आपको पेन नहीं भी है तब भी एज अ रूटीन हेल्थ चेकअप आप करा सकते हो, जिससे हम आपका इवेल्युएट कर सकते हैं कि जॉइंट में सब कुछ ठीक है, आपका कार्टिलेज ठीक है, आपके लिगामेंट्स ठीक है, आपका मसल्स ठीक है, वो सब हमको एक अल्ट्रासाउंड बता सकता है। तो अगर आप इन जनरल कोई हेल्थ पैकेज के साथ ये अल्ट्रासाउंड भी इंक्लूड कर लोगे अपने जॉइंट्स के लिए तो कोई खराब बात नहीं है। ओके, तो बोन कैंसर का ट्रीटमेंट या उसकी रिकवरी इंडिया में क्या उसका स्कोप है? क्या इंडिया में हो रहा है, सब हॉस्पिटल्स में हो रहा है आजकल। तो सर हमारी जो बहुत से अच्छे ड्रग्स आ गए हैं, कीमोथेरेपी की, रेडियोथेरेपी के, सुविधाएं आ गई हैं, पेट सीटी वगैरह, जिससे हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, तो उनको हम ट्रीट कर रहे हैं। कुछ कैंसर्स के लिए हमको अगर वो इतने बड़े साइज के हो गए, ज्यादा फैल चुके हैं, तो पहले कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी देके उनको साइज को कम किया जाता है, उसके बाद सर्जिकली उनको निकाल दिया जाता है। हमारे जो बोन कैंसर्स हैं, अगर हम उसमें हमको प्रॉब्लम क्या है, हड्डी का पार्ट भी निकालना पड़ता है, थोड़ा नॉर्मल हड्डी का, उसके बाद हम उसको रिप्लेस करते हैं हड्डी को आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स के साथ। ठीक है, तो वो हमको करना पड़ता है। कस्टमाइज्ड इम्प्लांट्स आजकल बन जाते हैं, पेशेंट का हम CT स्कैन भेज रहे हैं, कंपनीज उसके डिजाइन के हिसाब से, पेशेंट के डिजाइन के हिसाब से बना दे देती है और हम उसको चेंज कर देते हैं। जैसे हमारे बोन, मान लो घुटने के आसपास कोई ट्यूमर हुआ, ऑस्टियोसार्कोमा हुआ, उसकी वजह से हमको अप्रोक्सीमेटली लास्ट की 1/3 थाई हटानी पड़ गई उसकी, उतनी हड्डी हमको काटनी पड़ गई, आसपास से मसल्स कट गई, तो सेम डिजाइन का हमको इम्प्लांट मिल जाता है, जिसको हम उस हड्डी की जगह वहाँ पे फिक्स कर देते हैं। वो जो इम्प्लांट होता है वो मेटल का होता है ना? हाँ, मेटल। कौन सी मेटल होती है वो? टाइटेनियम का आता है, कोबाल्ट क्रोमियम, दो मेनली मेटल्स यूज होते हैं हमारे इवन सारे रूटीन सर्जरीज के लिए। तो उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता अंदर? टाइटेनियम एकदम इनर्ट होता है हमारी बॉडी के लिए, सबसे कम रिएक्शन करता है हमारे शरीर के ऊपर। जो हम सारी नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, मोस्टली हम टाइटेनियम ही यूज करते हैं उसमें। ओके, और एक और बोला था आपने, कौन सा? कोबाल्ट क्रोमियम। कोबाल्ट क्रोमियम, वो भी ऐसे ही है? वो भी ऐसे ही, लेकिन कोबाल्ट क्रोमियम में फिर भी थोड़ा बहुत रिएक्शन मिला, भले ही कम मिला है, जैसे 0.1% पेशेंट्स में मेटल की सेंसिटिविटी मिली है। टाइटेनियम में और भी कम सेंसिटिविटी होती है और भी कम रिएक्टिव होता है। ओके, तो एक बोल रहे कि मतलब ऐसा लोग बोलते हैं ना, आप ये करते हैं अपने हॉस्पिटल्स में बोन कैंसर के ट्रीटमेंट वगैरह होते हैं? बिल्कुल। क्या कौन कौन से आपके पास कोई ऐसे पेशेंट्स के बारे में बताइए, किस तरह का कैंसर उसको था, फिर कैसे ट्रीट किया? देखो, सबसे कॉमनली जो आते हैं बेनाइन ट्यूमर्स आते हैं, है ना, जैसे छोटे बच्चों की जब एडोलेसेंट फेज में, जैसे हमने बताया, आउटग्रोथ हो जाती है हमारी, है ना, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा बोलते हैं उसको, तो वो हम उसको एक्सरसाइज करके निकाल देते हैं, वो छोटे ट्यूमर्स है, बेनाइन कैंसर है ना। कुछ ट्यूमर्स हमारे पास, जाइंट सेल ट्यूमर एक तरीके से मेलिग्नेंट ट्यूमर है, वो कलाई के पास हमारे पास एक पेशेंट आया था, उसकी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, धीरे धीरे उसका ट्यूमर धीरे धीरे जॉइंट के अंदर भी जाना शुरू हुआ था, तो हमको वो ट्यूमर निकाला हमने वहाँ से, आपकी पैर की जो हड्डी होती है, फिबुला बोन बोलती है, उसको हमने इसकी जगह फिक्स कर दिया। हड्डी को? हाँ, जो आपकी शरीर में से ही निकाली थी हमने। अच्छा। फिबुला हड्डी को यहाँ पर प्लेट लगा के कर गया, तो उसका जॉइंट ऑफ फंक्शनिंग हो गया। जो हमारे, क्योंकि फिबुला की जो शेप है और जो हमने हड्डी यहाँ से निकाली थी, रेडियस बोन जिसको बोलते हैं, उसकी ऑलमोस्ट मैच करती है हड्डी। और नीचे से जो निकाली वहाँ पे क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पैर के अंदर 2 हड्डियाँ होती हैं,
हमारा जो 7/8 वजन जाता है वो मेन जो टिबिया बोन होती है उस पे जाता है, जो साइड में एक पतली सी हड्डी होती है उस पे कम वजन जाता है। अच्छा। तो उस हड्डी को हम बहुत सारे प्रोसीजर्स के लिए निकाल देते हैं आप? निकाल देते हैं, छोटा सा पार्ट, पूरी हड्डी नहीं, छोटा सा पार्ट उसका निकाल देते हैं। उससे पेशेंट को चलने में आगे दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो हड्डी जब पेशेंट की हड्डी हम उसके अंदर लगा रहे हैं तो हमारे जो रिजेक्शन का चांस है वो काफी कम होता है, वो एक्सेप्ट कर लेती है बॉडी उसको। तो हम आपकी जो जिसको बोन ग्राफ्टिंग बोलते हैं, तो हम आपकी ये वाली बोन निकालते हैं, हम आपकी इलियम बोन निकालते हैं जहाँ बेल्ट बांधते हैं, वो वाली हड्डी हम टुकड़ा निकाल के यहाँ लगा सकते हैं। अच्छा। हम नॉर्मल फ्रैक्चर केसेस में भी करते हैं, जब पेशेंट हमारे पास आता है 3-4 महीने जब हड्डी नहीं जुड़ती है, तब भी हम आपके शरीर में से हड्डी निकाल के उस जगह पे भर देते हैं ताकि हड्डी जुड़ने का चांस बढ़ जाए। ओके, तो इससे शरीर में ओवरऑल हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आजकल बोन बैंक्स हैं, एम्स में हमारे पास बोन बैंक है जिसमें, हाँ, बोन बैंक से जैसे ब्लड बैंक होते हैं। हाँ बिल्कुल, बोन बैंक से जैसे आप कोई बच्चा है उसके हम शरीर में से कितनी हड्डी निकालेंगे, नहीं निकाल सकते हड्डियाँ, तो मदर की हड्डी हमने स्टोर करके रखी है, उसको स्टेरलाइज कर दिया, मदर की हड्डी निकाल के बच्चे के अंदर लगा दी। अच्छा, एक बात बताइए, थोड़ा सा बात करते हैं, जैसे कि ब्लड बैंक में क्या होता है कि हम जाते हैं और हमको ये ब्लड चाहिए, वो नहीं है, कोई बात नहीं है, रिप्लेस हो जाएगा, ये दे दो, ए दे दो, बी मिल जाएगा आपको। हड्डियों में ऐसा होता है? नहीं, हड्डी में हम इनर्ट कर देते हैं। कोई भी किसी भी पेशेंट की हमने किसी वजह से हड्डी निकाली है, उसको हम स्टोर कर सकते हैं बोन बैंक में, उसको स्टेरलाइज करके एकदम बोन सेल्स उसको डेड करके, क्योंकि वो जो बोन है ना वो सिर्फ स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए हमारे पास। और वो लगेगी उसी को, उसी के फैमिली को या उसको? नहीं, किसी को भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने उसको बिल्कुल डेड कर दिया, उसमें कोई भी सेल नहीं है, वो सिर्फ स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए। नहीं तो फिर नहीं समझिए, फिर आपने वो हड्डी निकाली क्यों माता की? किसके लिए? आपने कहा हमने हड्डी, वो तो बच्चे के केस के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। हम जैसे नॉर्मली क्या होता है ना, किसी का फ्रैक्चर हुआ है, हमने कूला बदलने का ऑपरेशन हुआ है, तो जो आपका गोला होता है उसको हम निकाल के नॉर्मली फेंक देते हैं। अगर हम उसको ब्लड किसी को हम बोन बैंक में हम दे दें, बोन बैंक में उसको अच्छे से स्टेरलाइज करके उसको इनर्ट करके सेव करेंगे। किसी पेशेंट को मान लो कुछ ऐसा हमको प्रोसीजर करना पड़ रहा है जिसमें हमको बोन चाहिए, तो हम बोन बैंक से वो बोन मंगवा के हम उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने के लिए वो बोन यूज कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए वो बोन का स्ट्रक्चर वो नहीं है जो आपको लगता है, उसको काट के शेप कर सकते हैं। अच्छा, कारपेंटर टाइप का काम है ना, ऐसे होता है ना? बिल्कुल। अच्छा, ऐसा होता है। हाँ, तो मान लो किसी प्रोसीजर में हमारे पास किसी पेशेंट की बोन धस चुकी है, बहुत डिफेक्ट है, तो हम बोन मंगवा के वहां पे वो बोन का स्ट्रक्चर एक बना के उसको हम प्लेट वगैरह या स्क्रू से फिक्स कर सकते हैं। एकदम परफेक्टली काम करेगा। बिल्कुल। तो अगर हमारे पास वो बोन नहीं मिलेगी तो फिर आर्टिफिशियल लाएंगे, आर्टिफिशियल लगाना पड़ेगा, तो उससे अच्छा तो बोन ही। क्या ऐसा भी होता है? मुझे बताइए कि जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ है, किसी का कुछ हो गया एक्सीडेंट वगैरह, और उसमें आदमी नहीं रहा है, तो उसकी बोन को वो निकाल के रखते हैं उसमें, बोन बैंक में स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल स्टोर कर सकते हैं। ओके। जब नी रिप्लेसमेंट होता है, और अक्सर क्या बोलते हैं इंसान, क्या सोचता है कि जब अगर मेरा घुटना मेरा बदला गया है तो वो चाहता है, क्योंकि बेचारा वो शुरुआत में तो कुछ चल फिर नहीं सकता है, बट अगर घुटना रिप्लेसमेंट हुआ है, दोनों घुटने मान लीजिए रिप्लेसमेंट हुए हैं उनके, कितने दिन बाद इंसान नॉर्मल वॉक कर सकता है ऑपरेशन के कितने दिन बाद? देखो, हम तो एक भी दिन, पेशेंट मेरे से पूछते हैं सर कितने दिन का रेस्ट चाहिए होगा आपको नी रिप्लेसमेंट के बाद, हम बोलते हैं एक भी दिन का रेस्ट नहीं चाहिए, आप तुरंत अगले दिन से चलो। हम ऑपरेशन के 4 से 6 घंटे में पेशेंट को खड़ा कर देते हैं। जैसे ही उनका एनेस्थीसिया का इफेक्ट खत्म हुआ, उनके पैरों में सुनपन खत्म हुआ, चलने की ताकत आई, हम तुरंत खड़ा कर देते हैं 6 घंटे के अंदर ही। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा वॉकर की सपोर्ट चाहिए हो सकती है, स्टार्टिंग के 10-15 दिन बाद पेशेंट बिना वॉकर के अपना नॉर्मल चलना शुरू कर देते हैं। मसल स्ट्रेंथ आने में उनको टाइम लगता है, जिसमें वो रूटीन में बहुत लंबा वॉक या बाहर जाना, हम 4-5 हफ्ते बाद बाहर अपने पार्क्स वगैरह में जाना शुरू कर सकते हैं। 6 से 8 हफ्ते में मैक्सिमम पेशेंट अपनी रूटीन के 90% एक्टिविटी शुरू कर सकता है। ओके, वजन उठाए तो उठा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। ओके। सर्जरी के बाद जो आप लोग आर्टिफिशियल नहीं लगाते हैं, घुटना आप इम्प्लांट करते हैं, एक, क्योंकि वो तो आर्टिफिशियल है, हर एक चीज़ की कोई ना कोई एक्सपायरी डेट होती है। बिल्कुल। क्या जो घुटना आपने लगाया है आर्टिफिशियली, उसकी भी कोई एक्सपायरी डेट होती है? बिल्कुल होती है। देखो, हमारा कैसे हम करते हैं ना, आपका 2 हड्डियां हैं ऊपर और नीचे जी, दोनों का कार्टिलेज घिस चुका है, हम आपको कार्टिलेज को साफ करके एक मेटल की कैप ऊपर लगा दिए, एक मेटल की कैप नीचे लगा दिए, जो आर्टिफिशियल कैप है। 2 मेटल आपस में ना टकराए उसके लिए एक बीच में पॉलीइथाइलिन का एक मटेरियल होता है, प्लास्टिक मान लो आम भाषा में, तो वो अब आपका ग्रीस का काम कर रहा है। आपकी वो मेटल कैप्स उसके अराउंड घूम रही है ऐसे ऊपर नीचे, तो ये जो मेटल आपके प्लास्टिक पे टकरा रहा है ना, ये धीरे धीरे फ्रिक्शन करते हुए बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स निकालता है, माइक्रो पार्टिकल्स निकालता है। वो टाइम के साथ सालों साल 10-15-20 साल बाद वो माइक्रो पार्टिकल धीरे धीरे आपके जो कनेक्शन होता है उस मेटल के आपका बोन के साथ उसको लूज कर देते हैं, तो इम्प्लांट फिर ढीला पड़ने लग जाता है ना। तो इसलिए इसकी एक फिक्स लाइफ है। तो नॉर्मली आजकल जो टाइटेनियम अगर हम इम्प्लांट्स लगा रहे हैं, जो अच्छी क्वालिटी के इम्प्लांट्स आ गए हैं अब, उनकी लाइफ हम मानते हैं 25 से 30 साल है। तो कोई पेशेंट मेरे पास अगर आ रहा है 60 के आसपास का, मैं उसको बोल रहा हूँ कि आप नी रिप्लेसमेंट कराओ, तो आइडियली उसको दोबारा सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोवाइडेड वो अपना वजन मेंटेन रखे, रेगुलर एक्सरसाइजेस करे और अपनी डेली लाइफस्टाइल अच्छे से रहे। ओके।
फिलहाल आप अपोलो एस्पेक्टर में काम करते हैं जी। वहीं पे आप रोबोटिक सर्जरी करती है जी। नी रिप्लेसमेंट सब और ओवरऑल replace जी। करना, जी। क्या होता है कि हम लोग जो मिडिल क्लास है अधिकतर हमारे जो कंट्री में, वो डरता है कि यार घुटने बदलवाने का मतलब एक उसके दिमाग में एक नंबर ऑफ अमाउंट आ जाता है कि हाई इतना पैसा लगेगा, ठीक है। तो इंडिया में इस सर्जरी की क्या कॉस्ट है, लगभग कितने से कितने कॉस्ट के अंदर आसानी से एक अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकता है नी का? अगर हम एक घुटने की बात करें तो हमारा ऑन एंड एवरेज अच्छे बेस्ट क्वालिटी ऑफ इम्प्लांट्स के साथ हम अगर रोबोटिक सर्जरी भी साथ में कर रहे हैं तो आपका 2.25 से 2.25 लाख के अंदर एक घुटना होता है जी। एक ठीक है घुटना। ना। हाँ, दोनों घुटने की 4 से 5 लाख के अंदर नॉर्मली एवरेज सब हॉस्पिटल्स में दोनों घुटने की सर्जरी आपकी हो जाती है रोबोटिक के साथ बेस्ट इम्प्लांट्स के साथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है ओके। ना? तो जनरली मेडिक्लेम कवर करती हैं अगर आपकी कोई पॉलिसी हो रखी है या कोई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, दिल्ली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबका भी कवर रहता है। मेरा ये सवाल था भी आपको, इंश्योरेंस में होता है? इंश्योरेंस में कवर रहता है। इंश्योरेंस को आजकल इंश्योरेंस कुछ वेटिंग टाइम देती है कि आपका इतने साल बाद, जनरली 2 या 3 साल बाद ये डिजीजेस कवर्ड होंगी, क्योंकि इनको कॉस्मेटिक सर्जरीज में वो मानते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर पेशेंट पहले से डिक्लेयर करके पॉलिसी लेता है कि हमको ये प्रॉब्लम है, तब तो फिर आपका जल्दी शुरू हो जाता है ये सब करना। लेकिन पेशेंट प्रॉब्लम ये है इंडियन पॉपुलेशन की, वो पॉलिसी में डिक्लेयर नहीं करते कि हमको ये सब बीमारी है जब वो पॉलिसी ले रहे होते हैं। तो वो जो वेटिंग पीरियड वो डालते हैं वो एटलीस्ट 2-3 साल बाद ही कवर होना शुरू होगा। तो अपोलो में इंश्योरेंस ये सब होता है? सब तरीके से मेडिकल इंश्योरेंस हमारे पास, प्राइवेट सारे इंश्योरेंसेज हैं, कैश के पेशेंट्स भी हैं, तो हम उनको कर रहे हैं। होते। ऑर्थोपेडिक जो सर्जरी है इसका फ्यूचर क्या है? क्या इसमें कुछ ऐसे इनोवेशन क्या हो रहे हैं? क्या जैसे एआई आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्या एआई की वजह से कुछ आपको हेल्प मिली है, या आपने कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ी हो, कुछ रिसर्च ऐसे पढ़े हो जो आने वाले दिनों में ऑर्थोपेडिक सर्जरी का जो एक डिपार्टमेंट है ये अच्छे से मतलब बूस्ट हो सके? देखो, जैसे रोबोटिक है ना, ये तो सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही बेस्ड है। अभी तो रोबोटिक सर्जरीज जो ऑर्थोपेडिक्स में यूज हो रही हैं सिर्फ हिप और नी रिप्लेसमेंट के लिए यूज हो रही हैं। आजकल वो R&D कर रहे हैं कि हम इनको लिगामेंट सर्जरीज, जैसे ACL की हम बात कर रहे थे, रोबोटिक उस सर्जरीज के लिए भी बना दे, फ्रैक्चर केसेस के लिए भी बना दे, स्पाइन के लिए तो स्पाइन के लिए भी रोबोट ऑलरेडी आ रहा है। तो ये सब हर सर्जरी के लिए अब आपके पास ये AI आ जाएगा, रोबोटिक हेल्प आ जाएगी, जिससे हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन ला पाएंगे। ओके, ठीक है। दूसरा, कल मैंने एक रील देखी थी जिसमें आपका जो फिजियोथेरेपी वाला पार्ट रहता है, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है किसी भी सर्जरी के बाद, वो भी रोबोट्स आ गए जो पेशेंट लेटा हुआ है और उसको रोबोट सारे उसके हाथ पैरों की एक्सरसाइजेस करा रहा है। तो वो सब हमारे AI में इतने ज्यादा एडवांसेस अब आ जाएंगे आगे। और जो हमने दूसरा पार्ट डिस्कस किया था रीजनरेटिव मेडिसिन का भी, टिश्यू इंजीनियरिंग का भी, जिससे हम ये सब बीमारियों को रिवर्स ही कर सके। तो दोनों फील्ड्स अपनी तरफ एक्सपैंड कर रही हैं, रोबोटिक्स भी, ये रीजनरेटिव मेडिसिन भी, और दोनों से ही पेशेंट को बेनिफिट बराबर होगा। ओके। एक थोड़ा सा मिथ या फिर रियलिटी चेक करते हैं। कुछ लोग अक्सर क्या होता है कि बहुत सारी धारणाओं को मन में बैठा के बैठ जाते हैं कि नहीं ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो आप बताना ये मिथ है कि फैक्ट है? अक्सर हम ये कहते हैं कि दूध पीने से हड्डियाँ मजबूत होती है, क्या ये 100% सच है या फिर जो कंपनी हमको बेवकूफ़ बना रही है वो है? नहीं, कोई अभी आप देखो, डेफिनेटली दूध में कैल्शियम तो अच्छा सोर्स है, दूध तो अच्छा सोर्स है। आप दूध, दही, किसी भी पनीर, किसी भी फॉर्म में आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हो तो अच्छा ही है ना, प्रोवाइड। अब वो हम उस चीज़ पे नहीं कमेंट कर सकते कि वो जो आपको दूध मिल रहा है वो कितना एडल्टरेटेड है, आपको प्योर मिल रहा है या नहीं, लेकिन डेफिनेटली एज अ मिल्क आपका कैल्शियम के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। ओके। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी जब होती है तो कहते हैं कि आपको ऐसे मतलब पिलौती मार के नहीं बैठ जाना, क्रॉस लेग करके आप नहीं बैठ सकते, ये सच है या मिथ है? नहीं, आप बिल्कुल बैठ सकते हैं। आपका जो हमारा हाई फ्लेक्स डिजाइंस आते हैं वो आपका 125 डिग्री तक घुटना मुड़ना अलाउ करते हैं। अगर आप अच्छे से एक्सरसाइजेस कर रहे हैं ऑपरेशन के बाद, अगर आपकी सर्जरी अच्छी हुई है, आप डेफिनेटली चौकड़ी मार के बैठ सकते हो। कितने दिन बाद बैठ सकते हैं? 6 से 8 हफ्ते बाद बैठ सकते हो। जब आपका घुटना पूरा मुड़ने लग जाए आप बैठ सकते हो, लेकिन हमारी तरफ से एडवाइजेबल नहीं है। क्यों नहीं एडवाइजेबल है? क्योंकि जब आप चौकड़ी मार के बैठते हो तो आपकी जो इम्प्लांट है उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। आपको कभी इमरजेंसी में बैठना हो, 5-10 मिनट बैठना हो, आप बैठ जाइए। लेकिन अगर आप डेली बोल रहे हो कि हम आधे घंटे बैठ के पूजा करेंगे, वैसे बैठेंगे ही बैठेंगे, तो आपकी इम्प्लांट की लाइफ के जो फ्रिक्शन जो हम बात कर रहे थे उसको ज़्यादा फ्रिक्शन होगी, वो जल्दी खराब होगा, जल्दी घिसेगा। तो इन जनरल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज आप वॉकिंग के लिए बनी, आप वॉकिंग करें, सीढ़ी वगैरह चढ़ें, अपनी थोड़ी बहुत गेम्स खेलना चाहते हैं वो सब खेलें, लेकिन चौकड़ी मार के बैठना या ज़्यादा स्क्वाट्स करना वो हमारी तरफ से ज़्यादा एडवाइसेबल नहीं है। ओके। एक्सरसाइज करने से जो अर्थराइटिस का पेन है वो बढ़ जाता है, ये मिथ है या नहीं, तो डेफिनेटली मिथ है। एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सही फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस कर रहे हो वो ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमने बताया, घुटनों के लिए ज़्यादा आप स्क्वाट्स ना करें, ज़्यादा स्क्वाट्स, लंजेस या लेग प्रेस अगर आप जिम जा रहे हो तो आप स्विमिंग करें, वॉकिंग करें, साइकिलिंग करें, वो बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस है। तो अगर सही तरीके की एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो आपको आर्थराइटिस का पेन रिलीफ ही होगा, बढ़ेगा नहीं। सर्जरी के बाद अगर
ऐसा माना जाता है कि अब आपको हमेशा लाइफ टाइम के लिए वॉकर के साथ चलना पड़ेगा या एक लाठी के साथ ही आपको चलना पड़ेगा, ये मिथ है कि फैक्ट है? नहीं नहीं, बिल्कुल मिथ है। अगर आप मैक्सिमम पेशेंट्स स्टार्टिंग के 2 से 3 हफ्ते मैक्सिमम वॉकर यूज़ करते हैं, उसके बाद सब पेशेंट्स अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में नॉर्मल उसमें आ सकते हैं। कुछ कुछ सर्जरीज में हम तुरंत वेट नहीं देते हैं, हमको 4 से 6 हफ्ते का रेस्ट देना पड़ता है, लेकिन उसके बाद पेशेंट अपने पूरा सपोर्ट पूरा बिना किसी सपोर्ट के नॉर्मल तरीके से चल सकते हैं। ओके। कुछ लोग अगर हड्डियों में कुछ कमजोर होती है या नी पेन होने लगता है, कुछ बोलते हैं कि आप कैल्शियम की टैबलेट्स ले लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्या कैल्शियम सप्लीमेंट बिना विटामिन डी के कुछ कर सकता है? विटामिन डी ज़्यादा ज़रूरी है कैल्शियम से। कैल्शियम आपको बहुत चीज़ों से मिलता है। आप घर में जो नॉर्मल खाना खा रहे हैं, आपको हरी सब्जियों में कैल्शियम है, नट्स में कैल्शियम है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स में कैल्शियम है। लेकिन विटामिन डी आपको सप्लीमेंटेशन लेना पड़ता है बाहर से। तो विटामिन डी का काम है, जो भी आप कैल्शियम ले रहे हो उसको आपके स्टमक से, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करेगा और उस कैल्शियम को हड्डियों पर चढ़ाएगा। तो अगर आप विटामिन डी नहीं ले रहे हो, सिर्फ कैल्शियम ले रहे हो, तो आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। विटामिन डी आपको साथ में लेना ही पड़ेगा। कैल्शियम डेफिनेटली अगर आप डाइट से नहीं ले पा रहे हो उतना, तो फिर आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो। ओके। अक्सर कुछ लोग ऐसा मानना है कि जो इस तरह के जॉइंट्स पेन होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, एलोपैथी की जगह आयुर्वेदिक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ लोग का मानना है कि अगर वो पेन आपका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से सही नहीं हुआ तो वो आपका एलोपैथिक तरीके से बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। मिथ है कि नहीं, देखो आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत अच्छी फॉर्म ऑफ मेडिसिन है। आप नेचुरल तरीके से अपने जॉइंट्स की सूजन या इन्फ्लेमेशन और मसल स्ट्रेंथ आप बना रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट से आयुर्वेदिक से नहीं हो रहा तो एलोपैथिक से नहीं होगा। आप दिखाए ना एलोपैथिक डॉक्टर। लोग डरते हैं जनरली एलोपैथिक ट्रीटमेंट में, स्पेशली सर्जन्स के पास जाना, क्योंकि सर्जन सर्जरी बताएगा। ऐसा नहीं है, बहुत सारे तरीके होते हैं जो हम लाइफस्टाइल एजुकेट करते हैं पेशेंट्स को, वो सब भी चीज़ें हैं। तो आप एक पहली बात तो है, डॉक्टर के पास जाने से डरो मत। आप ट्रीटमेंट फॉलो या ना करो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन आप एटलीस्ट डॉक्टर को दिखाओ। आप ऑल्टरनेटिव जो आपके पास ट्रीटमेंट के ऑप्शंस है वो आप कंसिडर करो, फिर अपने हिसाब से अपने डिसीजन आप खुद लो। ओके सर, एक रैपिड फायर है, छोटा। रोज सुबह उठ के घुटनों में दर्द होना नॉर्मल है या फिर ठीक नहीं है? नॉर्मल। ओके। जॉइंट में पॉपिंग साउंड आना डेंजर है या फिर नॉर्मल है? अगर आपको पेन नहीं है तो पॉपिंग साउंड आना नॉर्मल है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप उससे ना घबराएं। लेकिन अगर आपको पेन साथ में हो रहा है तो फिर आप डॉक्टर को दिखाएं। ओके। कैल्शियम के लिए मिल्क बेस्ट है या फिर नहीं? मिल्क अच्छा सोर्स है, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट। बैड नी के साथ स्क्वेंट करना सेफ है? नहीं, अगर आपको दर्द है तो स्क्वाट्स आप अवॉइड करें। स्विमिंग जॉइंट्स के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, सच है झूठ? सच, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जॉइंट पेन पे हॉट पैक लगाए या कोल्ड पैक? इमीडिएट इंजरी है आपको, रिसेंट इंजरी है तो आइस पैक लगाएं। अगर लंबे टाइम से इंजरी है, स्टिफनेस वगैरह है, तो आप गर्म सिकाई करें। उम्र बढ़ने के साथ साथ सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं या फिर बिना सर्जरी के भी काम हो सकता है? सर्जरी जरूरी नहीं सर्जरी कराना, सर्जरी आप अवॉइड कर सकते हैं। आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, अपना वेट कंट्रोल रखें, बैलेंस डाइट लें, आप सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं। ओके। विटामिन डी के लिए कितनी देर की धूप लेना जरूरी है? कम से कम 30 मिनट आप लें। 10 से 3 की जो तेज़ धूप होती है आपकी स्किन पे पड़नी चाहिए, तब आपका एडिक्वेट विटामिन डी बनेगा। अक्सर जो लड़कियां हील्स पहनती है, तो हील्स हमारी नी के लिए हार्मफुल है या ठीक है? नी और एंकल दोनों के लिए हार्मफुल है। बहुत पेशेंट्स आते हैं नी ट्विस्ट, उनकी एंकल ट्विस्ट हो जाती है, और नीज के लिए भी, पोस्चर के लिए अच्छा नहीं है वो। नीज के लिए प्रॉब्लम करेगी हील्स। ओके। एक नी का ऑपरेशन दूसरी भी करवा लेनी चाहिए साथ में, ये करना ये ठीक है कि नहीं? अगर आपको दोनों में तकलीफ है तभी आप दूसरी की कराएं। अगर आपका दूसरा नी एकदम ठीक है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो वेट करें, एक का ही कराएं, दूसरे का थोड़े दिन बाद कराएं जब प्रॉब्लम आएगी। ओके। सर्जरी के बाद पाल्टी मार के सो सकते हैं या नहीं? आप पाल्टी मार के सो सकते हो, लेकिन जैसे हमने डिस्कस करा कि ज़्यादा देर कंटिन्यूसली पाल्टी नहीं मारना चाहिए। एक सीधा सवाल, क्या रोबोटिक सर्जरी इंडिया में सेफ है या नहीं? बिल्कुल सेफ है, 100% सेफ है, और उसके रिजल्ट्स भी काफ़ी बेहतर है। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। बड़ा मज़ा आया। और ख़ास करके जो एथलीट्स वगैरह होते हैं, जो अक्सर हम बिना किसी भी क्या बोलते हैं उसको, सुरक्षा की, सिक्योरिटी के, ऐसा है कि चलो हो गया, थोड़ी बहुत ही चोट है और हम लोग खेलने लगते, वो आई थिंक आगे जाके बहुत बड़ा आपके लिए हो सकता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और सर की कौन सी बात आपको अच्छी लगी ये भी कमेंट करके बताइए। अगर आपको भी थोड़ी बहुत हड्डियों में समस्या है या जॉइंट में किसी तरह की कोई तकलीफ है, तो आप जो है डॉक्टर सक्षम मित्तल जी से अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल पूसा रोड करोल बाग में आई थी जी, वहाँ पे जाकर आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर कोई आपको लगता है कि आपकी कोई क्वेरी है, कोई कंसर्न है बोन से रिलेटेड या जॉइंट से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, या सर के भी इंस्टाग्राम हैंडल्स पे जाके आप डीएम में उनसे पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल अगर आप इस कमेंट में पूछेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब आपको मिल जाए। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।